तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब हाई बटन को ऑन कर देना, जिससे आप हर पल का ज्यादा मजा ले सकेंगे। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। और अगर तुमने पिछले चैप्टर्स मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर देख लो। और अगर देख चुके हो तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। युन शियान ने वीर प्रताप का सवाल सुनकर ठंडी सांस छोड़ी और कोई जवाब नहीं दिया। वीर प्रताप ने अपनी उंगलियां युन शियान के जैद जैसे चेहरे पर फिराई और उसके बिखरे बालों को धीरे से हटाया। जैसे ही युन शियान कुछ कहने जा रही थी, वीर प्रताप ने पहले ही बोल दिया, गुरुजी, क्या आप पूछना चाह रही हैं कि मैं आपके साथ आगे क्या करने वाला हूं? ये शब्द सुनकर युन शियान चुप हो गई। सचमुच वह जानना चाहती थी कि यह विद्रोही शिष्य उसके साथ अब क्या करेगा। पिछले 3 दिनों में वह पूरी तरह वीर प्रताप की खिलौना बन चुकी थी। चाहे वह उसे कितना भी सताए, वह कुछ नहीं कर पाती थी। अब वीर प्रताप की मुद्रा से लग रहा था कि उसका खेल खत्म हो चुका है और अब उसके साथ निपटने का मुद्दा आएगा। युन शियान के अनुसार इस विद्रोही शिष्य की बहुत संभावना थी कि वह उसकी आध्यात्मिक शक्ति को सील करके उसे कैद कर लेगा और अपनी पालतू की तरह रखेगा। अपने भविष्य के बारे में सोचकर युन शियान के मन में उदासी छा गई। उसे कभी सपने में भी नहीं आया था कि निचले संसार में फंसने के बाद और बाहर न निकल पाने के कारण उसकी यह हालत हो जाएगी। उच्च स्तरीय साधना जगत में बहुत से पुरुष साधक उसे पाने के लिए लालायित रहते थे, पर कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई। पर अब इस निचले संसार में वह किसी की खिलौना बन गई है। युन शियान को चुप देखकर वीर प्रताप बोला, गुरुजी, मेरी स्त्रियों को देखिए, वे सब कितनी स्वतंत्र हैं, खासकर रोंगरोंग। मेरी स्त्री बनने के बाद भी वह रहस्यमय चंद्र महल की महल प्रमुख बनी हुई है। तभी युन शियान ठंडे स्वर में बीच में बोली, तुम क्या कहना चाहते हो? वीर प्रताप बोला, मेरा मतलब है कि मैं अपनी पत्नियों और उपपत्नियों की स्वतंत्रता कभी नहीं छीनता। वे जहां जाना चाहें जा सकती हैं, बस इतना याद रखें कि मैं उनका प्रिय हूं और समय समय पर वापस आ जाएं। ये कहते हुए वीर प्रताप झुका और युन शियान के कान में फुसफुसाया, आपके साथ भी यही होगा गुरुजी। वीर प्रताप की बात सुनकर युन शियान क्षण भर के लिए चौंक गई, फिर ठंडे स्वर में बोली, क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर मैं यान प्रांत छोड़कर चली गई तो कभी वापस ना हो? वीर प्रताप ने युन शियान के सफेद बालों से खेलते हुए जवाब दिया, मुझे विश्वास है कि गुरुजी मुझे छोड़कर अकेला नहीं छोड़ देंगी। युन शियान ने ठंडे स्वर में कहा, जो तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद भी तुम्हें ये कहने का मुंह कैसे है? उस पल वीर प्रताप ने युन शियान की हल्की बैंगनी आंखों में गहरी स्नेह भरी नजर डाली और घोषणा की, गुरुजी, पहली बार जब मैंने आपको देखा था तभी मैं आपसे प्रेम कर बैठा था। मुझे विश्वास है कि आपका भी मेरे प्रति कुछ भाव है। युन शियान तुरंत बोली, मुझसे ऐसी बकवास मत करो। मैं तुम्हारी दूसरी पत्नियों और उपपत्नियों जैसी आसानी से धोखा खाने वाली नहीं हूं। तुम्हारी मीठी बातों में नहीं आऊंगी। युन शियान ने वीर प्रताप के इरादे एक नजर में समझ लिए। यह आदमी उसे चापलूसी से फुसलाना चाहता है, पर वह नहीं फंसेगी। वीर प्रताप हंसा और बोला, बहुत अच्छा, तो फिर व्यावहारिक फायदे की बात करते हैं। गुरुजी, मेरे साथ युगल साधना करने के बाद आपके कुमारीत्व खोने के अलावा आपको और कोई नुकसान हुआ है क्या? वीर प्रताप का ये सवाल सुनकर युन शियान सोच में पड़ गई। उसने सोचा कि उसके साथ क्या क्या बुरा हुआ है, पर बहुत सोचने के बाद भी उसे कोई नुकसान नहीं सूझा। हाल की युगल साधना से उसकी शक्ति लगभग पूरी तरह वापस आ गई थी और उसे कोई तकलीफ नहीं हुई थी। उल्टा जो दबाव वह लंबे समय से सह रही थी, वह निकल गया। वीर प्रताप के साथ साधना करने के बाद उसे हमेशा बहुत असहज लगता था, ऐसा लगता था कि दबाव जमा होता जा रहा है। पर इस बार उसके शरीर में हल्कापन आ गया था, कोई तकलीफ नहीं रह गई। बस एक समस्या थी कि वह अब इस गद्दार शिष्य की स्त्री बन चुकी है। युन शियान ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम समझते हो कि मैं कुमारीत्व की परवाह नहीं करती? सचमुच उस उम्र में वह कुमारीत्व को इतना महत्व नहीं देती थी। आखिर वह हजारों वर्ष से साधना कर रही थी और अब 30 वर्ष की उम्र वाली नैतिकता उसके अंदर नहीं बची थी। पर दिल के अंदर अभी भी थोड़ी असहजता थी। वीर प्रताप के साथ ऐसा संबंध बन जाने से अब वह वीर प्रताप के कर्म से बंध गई है। उसका पूरा जीवन इससे प्रभावित हो सकता है और साधना पर गहरा असर पड़ सकता है। उस पल वीर प्रताप झुका और उसके गाल को चूम लिया। युन शियान ने टाला नहीं। वीर प्रताप ने पहले ही उसका शरीर ले लिया था, अब बचने का क्या मतलब था?
चुंबन के बाद युन शियान के शरीर को सहलाते हुए वीर प्रताप बोला, गुरुजी, शिष्य में कामुकता तो है, पर मैं जिम्मेदार पुरुष भी हूँ। मेरी पत्नियों और उपपत्नियों को देखिए, मैंने कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। मेरे पास रहिए, मैं आपको सचमुच पसंद करता हूँ, सिर्फ आपका शरीर नहीं, आपकी आत्मा भी। वीर प्रताप की बात सुनकर युन शियान चुप हो गई। वीर प्रताप के साथ इतना समय बिताने के बाद उसे अच्छी तरह पता था कि यह पुरुष कैसा है। वीर प्रताप कामुक तो है, पर जिम्मेदार भी है। हालांकि उसके पास बहुत स्त्रियां हैं, फिर भी वह लगभग हर एक की देखभाल करता है। कह सकते हैं कि राज्य के कामों के अलावा इस आदमी का सारा ध्यान स्त्रियों पर ही रहता है। बेशक ये भी हो सकता है कि वह उन्हें इतना अच्छा व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वह उनके साथ युगल साधना करना चाहता है। ये सोचकर युन शियान ने वीर प्रताप की आंखों में देखा और पूछा, मुझे उत्सुकता है कि तुमने मेरा शरीर इसलिए लिया क्योंकि तुम मेरे साथ युगल साधना करना चाहते थे, या सिर्फ मेरे शरीर के लिए? वीर प्रताप इस सवाल पर स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि युन शियान ऐसा सवाल पूछेगी। खुद को संभालकर वीर प्रताप ने सीधे जवाब दिया, भले ही शिष्य गुरुजी के साथ युगल साधना न करे, फिर भी वह गुरुजी का शरीर पाने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेता। शिष्य सिर्फ आपकी सुंदरता पर मोहित है। हालांकि वीर प्रताप ने ये कहा, पर वह झूठ बोल रहा था। युन शियान को पाने का मूल कारण सिस्टम का चुनाव था। अगर सिस्टम ने नहीं बताया होता कि युन शियान का स्कोर 90 से ऊपर है, तो चाहे वह कितनी भी सुंदर हो, वीर प्रताप उसे नहीं चुनता। इस संसार में सुंदर स्त्रियों की कमी नहीं है। पहले जब वीर प्रताप उपपत्नियां रखता था, तो वे सभी स्वर्गीय सुंदरियां थीं, पर उनमें से लगभग किसी का स्कोर 90 से ऊपर नहीं था। चाहे वीर प्रताप कितना भी कामुक हो, वह उन स्त्रियों को उपपत्नी नहीं बनाता था। वीर प्रताप अच्छी तरह जानता था कि 90 स्कोर वाली स्त्रियां अभी कम मिली हैं, पर समय के साथ और मिलेंगी। अगर वह हर सुंदर स्त्री को अंतःपुर में रखने लगा, तो भविष्य में उसे इतना काम पड़ जाएगा कि वह संभाल नहीं पाएगा। इसलिए सिस्टम की शर्त पूरी न करने वाली स्त्रियों को वह नहीं रखना चाहता, चाहे वे कितनी भी सुंदर हो। पर सिस्टम की बात वह युन शियान को कभी नहीं बताएगा। अगर वह उसे सिर्फ कामुक पुरुष समझे, तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सचमुच सुंदरता का कायल है। वीर प्रताप का जवाब सुनकर युन शियान ने उसे ठंडी नजरों से देखा। इस गद्दार में इतनी हिम्मत है कि वह ऐसी बात कह सके। युन शियान आगे बोली, अगर तुम मुझे अपने पास रखना चाहते हो सिर्फ अपने सुख के लिए, तो देखना पड़ेगा कि तुम में इतनी क्षमता है भी या नहीं। वीर प्रताप कुछ कहने ही वाला था कि युन शियान आगे बोली, उच्च स्तरीय साधना जगत में मेरा एक बहुत शक्तिशाली शत्रु है। युन शियान अब सब समझ चुकी थी। सोचा कि जब कुमारीत्व तो चला ही गया, तो क्यों न इस विद्रोही शिष्य का पूरा फायदा उठाया जाए, जो उसके शरीर पर इस कदर मोहित है। अगर उसने इस विद्रोही शिष्य का पूरा मूल्य नहीं निकाला, तो उसके मन का घृणा का बोझ कभी कम नहीं होगा। युन शियान की बात सुनकर वीर प्रताप के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने सीधे युन शियान की सुंदर आंखों में देखते हुए कहा, गुरुजी, क्या आप सोचती हैं कि आपका शिष्य आपके शत्रु का मुकाबला नहीं कर सकता? युन शियान बोली, यह विनम्र जानती है कि तुम्हारे पीछे शायद कोई अमर परिवार हो, पर मेरा शत्रु एक साम्राज्य का स्वामी है। उच्च स्तरीय साधना जगत में कोई भी अमर कुल मेरे शत्रु का मुकाबला नहीं कर सकता। वीर प्रताप ने युन शियान के सफेद बालों को सहलाते हुए कहा, गुरुजी, चिंता न करें। आपका शिष्य एक दिन महान सम्राट बनेगा। तब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। जब मैं सम्राट बन जाऊंगा, तो मैं खुद आपके उस शत्रु को समाप्त कर दूंगा। वीर प्रताप की बात सुनकर युन शियान ने ठंडी हंसी हंसी और बोली, सम्राट बनोगे? तुम सम्राट बनोगे? शायद किसी स्त्री के ऊपर मर जाओगे सम्राट बनने से पहले ही। यह विनम्र ने कभी नहीं सुना कि कोई साधक जो सारा समय स्त्रियों के बीच रहता हो, सम्राट बन गया हो। हालांकि साधना जगत में युगल साधना होती है और उसका प्रभाव भी है, पर युगल साधना कभी मुख्य मार्ग नहीं हो सकती। यहां तक कि राक्षसी साधक भी इसे अपना मुख्य मार्ग नहीं मानते। वीर प्रताप को इतने दिनों से जानने के बाद उसने कभी नहीं देखा कि वह गंभीरता से साधना करता हो। ये पुरुष सिर्फ अपनी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ युगल साधना करता है। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि वीर प्रताप इस तरीके से सम्राट बन सकता है। अगर बन भी गया, तो स्वर्गीय मार्ग की अन्याय होगा। साधना जगत के अन्य साधक पुरुष और स्वर्ग दोनों से लड़ते हुए बस एक पतली सी आशा लेकर सम्राट बनने की कोशिश करते हैं। पर वीर प्रताप इस विलासी तरीके से आसानी से सम्राट बन जाएगा। अगर साधना जगत के सभी साधकों को ये पता चल गया, तो अनगिनत साधकों के दांव हृदय टूट जाएंगे।
जब युन शियानशियान ने विश्वास नहीं किया तो वीर प्रताप बोला, हर सम्राट का मार्ग अलग होता है। अगर पूर्वज इस तरीके से सम्राट नहीं बन सके तो इसलिए कि किसी ने पहले यह मार्ग नहीं ढूंढा था, और दूसरे नहीं बन सके इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं बन सकता। गुरुजी शिष्य पर भरोसा न करें, पर मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं एक दिन इस ब्रह्मांड के शिखर पर खड़ा होऊंगा। युन शियानशियान वीर प्रताप की बात सुनकर लगभग हंस पड़ी। यह विद्रोही शिष्य जो हमेशा स्त्रियों की गोद में लेटा रहता है, दावा कर रहा है कि वह ब्रह्मांड के शिखर पर खड़ा होगा, इसका आत्मविश्वास कहां से आता है? युन शियानशियान ने पूछा। यह विनम्र एक बार फिर पूछती है, क्या तुम सचमुच मुझे पसंद करते हो या सिर्फ मेरे साथ युगल साधना करने के लिए? साधना जगत में कुछ साधकों के शरीर विशेष प्रकार के होते हैं जो भट्ठी फानेस बनने के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। ऐसे साधकों के साथ युगल साधना करने से शक्ति बहुत तेजी से बढ़ सकती है। युन शियानशियान का शरीर विशेष था, इसलिए उसे शक था कि वीर प्रताप सिर्फ उसकी सुंदरता के कारण उसे अपने पास रखना चाहता है। वह सोचती थी कि वह उसे युगल साधना के लिए भट्ठी बनाना चाहता है। हालांकि वीर प्रताप द्वारा इस्तेमाल की गई साधना विधि राक्षसी नहीं लग रही थी, फिर भी कोई नहीं कह सकता कि उसकी साधना पूरी तरह सामान्य है। आखिर वह अनजाने में वीर प्रताप के हाथों फंस गई थी। शायद इसी साधना विधि ने भूमिका निभाई थी। अगर ड्रैगन और फीनिक्स यिन यांग मंत्र में कोई समस्या थी जो व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति को प्रभावित करती हो, तो यह निश्चित रूप से ठीक साधना विधि नहीं थी। वीर प्रताप ने जवाब दिया, गुरुजी बार बार क्यों पूछ रही हैं? आपको पता होना चाहिए कि आपका शिष्य कैसा है। शिष्य में कामुकता है और मुझे आपकी सुंदरता बेहद पसंद है। ये कहते हुए वीर प्रताप को अचानक कुछ याद आया और वह बोला, क्या गुरुजी सोचती हैं कि शिष्य आपके शरीर की किसी विशेषता को महत्व देता है, इसलिए शिष्य सिर्फ साधना के लिए आपको अपने पास रखना चाहता है? जब वीर प्रताप ने सीधे उसका विचार बता दिया तो युन शियानशियान ने ठंडे स्वर में कहा, क्या ऐसा नहीं है? मैं अमर आत्मा शरीर वाली हूं। मुझे भट्ठी बनाकर साधना करने से किसी की साधना अवस्था और शक्ति बहुत बढ़ सकती है। युन शियानशियान ने अपनी विशेषता छिपाने की जरूरत नहीं समझी। उसे विश्वास था कि वीर प्रताप को पहले से ही उसके शरीर की खासियत पता होगी, इसलिए वह उसे इतने दिनों तक दबाए रखा और जाने नहीं दिया। ये सुनकर वीर प्रताप हंसा और बोला, तो यही कारण था। नहीं तो गुरुजी हमेशा शक करती रहती कि शिष्य का इरादा शुद्ध नहीं है। वीर प्रताप ने आगे कहा, गुरुजी निश्चिंत रहिए। अगर भविष्य में आपकी अनुमति न हो तो शिष्य कभी आपके साथ युगल साधना नहीं करेगा। वीर प्रताप की बात सुनकर युन शियानशियान की आंखें उठी और उसने शंका भरी नजरों से वीर प्रताप को देखा। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? मुझे डर है कि अगर मैं यान प्रांत में रहूंगी तो मेरी गति तुम्हारी दूसरी पत्नियों जैसी ही होगी, सिर्फ तुम्हारी खिलौना बनकर रह जाऊंगी। मुझे विश्वास नहीं कि तुम मेरे शरीर को नहीं छुओगे। वीर प्रताप बोला, गुरुजी ने गलत समझा। मेरा मतलब युगल साधना न करने से था, शरीर को छूने से नहीं। अगर गुरुजी को शक है कि शिष्य का इरादा अशुद्ध है तो शिष्य आगे युगल साधना नहीं करेगा, बस गुरुजी के साथ साथी का सुख लेगा। तुम। वीर प्रताप की बात सुनकर युन शियानशियान स्तब्ध रह गई। उसने सोचा था कि युगल साधना न करने का मतलब शरीर को न छूना है। सोचा, ये गद्दार शिष्य इतना दयालु कैसे हो सकता है? पहले ही फायदा उठा चुका है, फिर भी शरीर न छूने की बात कर रहा है। तो यही इस गद्दार शिष्य की शैतानी योजना है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर युगल साधना नहीं हुई तो उसे कुछ लाभ नहीं होगा, तो क्या सब कुछ इस गद्दार शिष्य के लिए व्यर्थ हो जाएगा? युन शियानशियान को चुप देखकर उसकी बैंगनी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। वीर प्रताप आगे बोला, शिष्य के पास एक स्वर्गीय स्तर की साधना विधि है जो गुरुजी के अभ्यास के लिए बहुत उपयुक्त है। अपनी सच्चाई दिखाने के लिए मैं अभी आपको ये स्वर्गीय स्तर की साधना विधि सौंपता हूँ। अब इसे अभ्यास करना है या नहीं, ये पूरी तरह गुरुजी का फैसला है। युन शियानशियान पूछने ही वाली थी कि वह स्वर्गीय स्तर की साधना विधि क्या है कि वीर प्रताप ने तुरंत रहस्यमयी स्त्री मंत्र का ज्ञान उसके मन में पहुंचा दिया। जैसे ही रहस्यमयी स्त्री मंत्र का विवरण उसके मन में आया, उसे तुरंत समझ आ गया कि इस विद्रोही शिष्य का इरादा क्या है। यह विद्रोही शिष्य उसे स्वर्गीय स्तर की साधना विधि दे रहा है, क्या उसे इसे अभ्यास करना चाहिए या नहीं? अभ्यास न करना स्वर्गीय स्तर की साधना विधि का अपमान होगा, पर अभ्यास करना हो तो उसके लिए पुरुष की जरूरत पड़ेगी, और वीर प्रताप स्पष्ट रूप से इसी पर नजर रखे हुए है, क्योंकि इस संसार में शायद वही एक ऐसा पुरुष है जो उसके रहस्यमयी स्त्री मंत्र के लंबे अभ्यास को सहन कर सकता है। युन शियानशियान ने ठंडे स्वर में कहा, विद्रोही शिष्य, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी गुरु को तुम्हारी चाल नहीं समझ आ रही?
वीर प्रताप मुस्कुराया और बोला, गुरुजी, जैसा शिष्य ने कहा, इसे अभ्यास करना है या नहीं, ये पूरी तरह गुरुजी का फैसला है। युन शियान बोली, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं कोई दूसरा पुरुष ढूंढ लूंगी? वीर प्रताप ने जवाब दिया, मुझे डर नहीं है, क्योंकि शिष्य को विश्वास है कि गुरुजी का शिष्य से स्नेह हो गया है। वीर प्रताप के शब्द सुनकर युन शियान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। होश में आने के बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, बेशर्म, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि संसार की हर स्त्री तुमसे प्रेम कर लेगी? वीर प्रताप बोला, शिष्य को कभी ऐसा विचार नहीं था, पर शिष्य महसूस कर सकता है कि गुरुजी सचमुच शिष्य से प्रेम करने लगी हैं। युन शियान ने वीर प्रताप की इतनी दृढ़ता भरी बातें सुनकर कुछ क्षण के लिए उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह विद्रोही शिष्य उसे कैसे समझ गया। वह खुद भी नहीं मानती थी कि वह सचमुच वीर प्रताप से प्रेम कर बैठी है, पर उसका उस पर कुछ प्रभाव जरूर पड़ गया था। इस विद्रोही शिष्य से मिलने के बाद कभी कभी उसके मन में उसकी छवि उभर आती थी। कुछ समय पहले तो उसे शक भी हो गया था कि वीर प्रताप उसका भावनात्मक विपत्ति इमोशनल ट्रिब्यूलेशन है और उसे इसे पार करना ही होगा। कौन जानता था कि यह विद्रोही शिष्य उसे पूरी तरह निगल जाएगा। बेशक अब भी वह विपत्ति से पार पा सकती थी। वह वीर प्रताप के छोड़ देने का फायदा उठाकर भाग सकती थी और जीवन भर वापस न आए। बेशक भावनात्मक विपत्ति से पार पाना आखिरकार उसके अंदर के संकल्प पर निर्भर करता था। जब युन शियान ने खुद को संभाला तो बोली, तुम जैसे व्यक्ति से यह विनम्र शब्द भी बर्बाद नहीं करना चाहती। चाहे यह विनम्र कुछ भी कहे, तुम यही सोचोगे कि यह विनम्र तुमसे स्नेह रखती है। जब युन शियान ने बहस करने की भी जहमत नहीं उठाई तो वीर प्रताप मुस्कुराकर बोला, तो क्या गुरुजी मान रही हैं? अब बहस भी नहीं कर रही हैं? युन शियान ने ठंडी सांस छोड़ी और बस चुप रह गई। एक तरफ उसे लगा कि जो कुछ भी कहेगी व्यर्थ है, दूसरी तरफ उसके मन में इस विद्रोही शिष्य के प्रति कुछ भाव थे जिन्हें वह अच्छी तरह जानती थी, इसलिए बहस नहीं कर पा रही थी। वीर प्रताप आगे बोला, रोनगरोग ने मुझे बताया कि जब मैं गुरुजी के पास नहीं होता तो आप अक्सर मेरा नाम लेती हैं। वीर प्रताप की बात सुनकर युन शियान के मन में गुस्सा उबल पड़ा। उसके इकट्ठे किए हर शिष्य क्यों विद्रोही निकलता है? अपनी बातें भी इस विद्रोही शिष्य को बता देता है। भावनाएं संभालकर युन शियान बोली, क्या उस विद्रोही शिष्य ने तुम्हें यह भी नहीं बताया कि तुम्हारे पीछे यह विनम्र सिर्फ तुम्हें कोसती रहती है? वीर प्रताप हंसा और बोला, मारना प्यार है, गाली देना चाहत है। अगर गुरुजी का शिष्य से स्नेह नहीं होता तो आप बार बार शिष्य के बारे में क्यों सोचती? वीर प्रताप की बात सुनकर युन शियान समझ गई कि अब कुछ भी कहना व्यर्थ है, इसलिए वह मरने का नाटक करने लगी। ठंडी परी को इस हाल में देखकर वीर प्रताप के मन में फिर से जीतने की इच्छा जाग उठी। उसने तुरंत सिर झुकाया और युन शियान के पतले होठों को फिर से चूम लिया। मम, वीर प्रताप की हरकत महसूस करके युन शियान कुछ क्षण के लिए निरुत्तर रह गई। यह विद्रोही शिष्य फिर शुरू हो गया। इस बार वीर प्रताप ने ड्रैगन और फीनिक्स यिन यांग मंत्र का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ इसलिए वीर प्रताप ने अभी कहा था कि अगर युन शियान नहीं बोलेगी तो वह उसके साथ युगल साधना नहीं करेगा। युन शियान ने भी महसूस किया कि इस बार वीर प्रताप यिन यांग मंत्र नहीं चला रहा है। उसके मन में थोड़ी भावना उभरी। इस बार यिन यांग मंत्र न चलाने का मतलब था कि उसे भी कोई लाभ नहीं होगा, यानी यह विद्रोही शिष्य उसे बिना कुछ दिए ही फायदा उठा रहा है। जब युन शियान यही सोच रही थी, अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति वापस आ गई है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। आध्यात्मिक शक्ति वापस आने पर वह इस विद्रोही शिष्य को धक्का देकर भाग सकती थी, पर वीर प्रताप द्वारा दिए जा रहे अनुभव को महसूस करके युन शियान में उसे धक्का देने की हिम्मत नहीं हुई। युन शियान कुछ उलझन में पड़ गई। आध्यात्मिक शक्ति तो वापस आ गई है, फिर भी वह ऐसा क्यों महसूस कर रही है? समय बीतता गया और युन शियान की चेतना धीरे धीरे धुंधली होती गई। अपनी अंतिम स्पष्ट चेतना में उसने सोचा, ठीक है, जब यह विद्रोही शिष्य पहले ही उसका शरीर ले चुका है तो क्यों ना कुछ फायदा उठा लिया जाए। जल्दी ही वीर प्रताप को युन शियान की आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव महसूस हुआ। उसके बाद उसे युन शियान के शरीर में बदलाव महसूस हुआ और वह खुद रहस्यमय स्त्री मंत्र चलाने लगी। रहस्यमय स्त्री मंत्र चलाने के बाद ठंडी परी का स्वभाव और भी मोहक हो गया। उस पल वीर प्रताप की जीतने की इच्छा और बढ़ गई। वह इस ठंडी गुरुजी को पूरी तरह अपनी स्त्री बनाकर ही दम लेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। धुंधले संसार में स्थानिक दरार का स्थान जानने के बाद धुंधले अमर संप्रदाय और 10,000 अमर संप्रदाय ने तुरंत लोगों को दरार वाली जगह पर भेज दिया।
कुछ शिष्यों को तियानचेन महाद्वीप में भेजने के बाद उन्होंने पाबंदियों की जांच की कि क्या उन्हें तोड़ा जा सकता है। पर अंत में दोनों संप्रदाय असफल रहे और पाबंदियां बनी रहीं। उस पल दोनों प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय प्रमुख स्थानिक दरार के सामने खड़े चुपचाप उसे देख रहे थे। काफी देर बाद हान युवानकाय बोले, संप्रदाय प्रमुख जी, लगता है पाबंदी इतनी आसानी से नहीं हटने वाली। हालांकि धुंधले अमर संप्रदाय और 10,000 अमर संप्रदाय प्रतिद्वंद्वी थे, फिर भी उन्होंने तियानचेन महाद्वीप में घुसने के लिए एक साथ काम करने का फैसला किया। दुर्भाग्य से पाबंदी उनकी सोच से ज्यादा परेशानी वाली निकली। शुरू में उन्होंने सोचा था कि चून की स्थानिक दरार प्रकट हो गई है, शायद पाबंदी भी हट जाएगी और अगर वे प्रयास करें तो पाबंदी को पहले हटा सकते हैं। पर अब लग रहा था कि पाबंदी उतनी सरल नहीं है। जी होंगवन बोले, यह पाबंदी किसी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा लगाई गई होगी। सचमुच अपनी शक्ति से हम इस पाबंदी को नहीं हटा सकते। उसी समय जी होंगवन को अचानक कुछ याद आया और वह आगे बोले, सुनने में आया है कि धुंधले संसार की पाबंदी में कभी उतार चढ़ाव हुआ था और धुंधले अमर संप्रदाय के लोग उस समय तियानचेन महाद्वीप में घुस गए थे। मुझे नहीं पता कि संप्रदाय प्रमुख हान को इसकी जानकारी है या नहीं। हान युवानकाय ने कुछ छिपाया नहीं, सीधे बोला, मेरी छोटी बहन पहले तियानचेन महाद्वीप जा चुकी है। जी होंगवन ने पूछा, ओह, यिन यान क्षेत्र की साधिका पाबंदी को पार करके तियानचेन महाद्वीप में घुस गई। हान युवानकाय बोला, ये सिर्फ भाग्य था, उस समय पाबंदी पूरी तरह गायब हो गई थी। जी होंगवन ने आगे पूछा, तो क्या एल्डर सू ने तियानचेन महाद्वीप में कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति ढूंढा था? हान युवानकाय ने सीधे कहा, इस संप्रदाय प्रमुख को इसकी जानकारी नहीं है। हान युवानकाय को और चर्चा करने से मना करते देख जी होंगवन ने ज्यादा नहीं पूछा। उस पल हान युवानकाय बोले, संप्रदाय प्रमुख जी, आप क्या सोचते हैं कि हमारे संप्रदाय के शिष्य वहां पहुंचकर पूरे तियानचेन महाद्वीप पर कब्जा कर पाएंगे? जी होंगवन ने सीधे पूछा, संप्रदाय प्रमुख हान, आपका मतलब क्या है? हान युवानकाय ने स्पष्ट किया, मेरा विचार बहुत सरल है। दूसरे लोगों को तियानचेन पर कब्जा करने देने की बजाय हम दोनों संप्रदाय मिलकर तियानचेन को आधा आधा बांट ले, आधा धुंधले अमर संप्रदाय को, आधा 10,000 अमर संप्रदाय को। आप क्या सोचते हैं? दोनों प्रमुख संप्रदायों की संयुक्त शक्ति के सामने धुंधले संसार की अन्य शक्तियों के पास तियानचेन के लिए लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी। हान युवानकाय की बात सुनकर जी होंगवन ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, चूंकि संप्रदाय प्रमुख हान ने इतनी उदारता से सुझाव दिया है, तो अगर मैं सहमत न हूं तो अन्याय होगा। जी होंगवन की सहमति देखकर दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा। दोनों संप्रदायों के सहयोग से कौन हारेगा, ये स्पष्ट था, पर वास्तव में दोनों का सहयोग सिर्फ दिखावा था। जी होंगवन वीर प्रताप के पक्ष में थे, इसलिए वे कभी धुंधले अमर संप्रदाय को तियानचेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। और हान युवानकाय तियानचेन महाद्वीप को अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए वे सचमुच आधा हिस्सा किसी को नहीं देने वाले थे। उनका सहयोग सिर्फ अस्थायी था, तीसरे पक्ष को खत्म करने के लिए। तीसरा पक्ष खत्म होते ही उनके बीच संघर्ष शुरू हो जाएगा। युन शियानशियान ने वीर प्रताप की इतनी दृढ़ता भरी बातें सुनकर कुछ क्षण के लिए उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह विद्रोही शिष्य उसे कैसे समझ गया। वह खुद भी नहीं मानती थी कि वह सचमुच वीर प्रताप से प्रेम कर बैठी है, पर उसका उस पर कुछ प्रभाव जरूर पड़ गया था। इस विद्रोही शिष्य से मिलने के बाद कभी कभी उसके मन में उसकी छवि उभर आती थी। कुछ समय पहले तो उसे शक भी हो गया था कि वीर प्रताप उसका भावनात्मक विपत्ति इमोशनल ट्रिब्यूलेशन है और उसे इसे पार करना ही होगा। कौन जानता था कि यह विद्रोही शिष्य उसे पूरी तरह निगल जाएगा। बेशक अब भी वह विपत्ति से पार पा सकती थी। वह वीर प्रताप के छोड़ देने का फायदा उठाकर भाग सकती थी और जीवन भर वापस न आए। बेशक भावनात्मक विपत्ति से पार पाना आखिरकार उसके अंदर के संकल्प पर निर्भर करता था। जब युन शियानशियान ने खुद को संभाला तो बोली, तुम जैसे व्यक्ति से यह विनम्र शब्द भी बर्बाद नहीं करना चाहती। चाहे यह विनम्र कुछ भी कहे, तुम यही सोचोगे कि यह विनम्र तुमसे स्नेह रखती है। जब युन शियानशियान ने बहस करने की भी जहमत नहीं उठाई तो वीर प्रताप मुस्कुराकर बोला, तो क्या गुरुजी मान रही हैं? अब बहस भी नहीं कर रही हैं। युन शियानशियान ने ठंडी सांस छोड़ी और बस चुप रह गई। एक तरफ उसे लगा कि जो कुछ भी कहेगी व्यर्थ है, दूसरी तरफ उसके मन में इस विद्रोही शिष्य के प्रति कुछ भाव थे जिन्हें वह अच्छी तरह जानती थी, इसलिए बहस नहीं कर पा रही थी। वीर प्रताप आगे बोला, रोनगरोग ने मुझे बताया कि जब मैं गुरुजी के पास नहीं होता तो आप अक्सर मेरा नाम लेती हैं। वीर प्रताप की बात सुनकर युन शियानशियान के मन में गुस्सा उबल पड़ा। उसके इकट्ठे किए हर शिष्य क्यों विद्रोही निकलता है?
अपनी बातें भी इस विद्रोही शिष्य को बता देता है। भावनाएं संभालकर युन शियान बोली, क्या उस विद्रोही शिष्य ने तुम्हें ये भी नहीं बताया कि तुम्हारे पीछे यह विनम्र सिर्फ तुम्हें कोसती रहती है? वीर प्रताप हंसा और बोला, मारना प्यार है, गाली देना चाहत है। अगर गुरुजी का शिष्य से स्नेह नहीं होता तो आप बार बार शिष्य के बारे में क्यों सोचती? वीर प्रताप की बात सुनकर युन शियान समझ गई कि अब कुछ भी कहना व्यर्थ है, इसलिए वह मरने का नाटक करने लगी। ठंडी परी को इस हाल में देखकर वीर प्रताप के मन में फिर से जीतने की इच्छा जाग उठी। उसने तुरंत सिर झुकाया और युन शियान के पतले होठों को फिर से चूम लिया। मम, वीर प्रताप की हरकत महसूस करके युन शियान कुछ क्षण के लिए निरुत्तर रह गई। यह विद्रोही शिष्य फिर शुरू हो गया। इस बार वीर प्रताप ने ड्रैगन और फीनिक्स यिन यांग मंत्र का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ इसलिए। वीर प्रताप ने अभी कहा था कि अगर युन शियान नहीं बोलेगी तो वह उसके साथ युगल साधना नहीं करेगा। युन शियान ने भी महसूस किया कि इस बार वीर प्रताप यिन यांग मंत्र नहीं चला रहा है। उसके मन में थोड़ी भावना उभरी। इस बार यिन यांग मंत्र न चलाने का मतलब था कि उसे भी कोई लाभ नहीं होगा, यानी यह विद्रोही शिष्य उसे बिना कुछ दिए ही फायदा उठा रहा है। जब युन शियान यही सोच रही थी, अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति वापस आ गई है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। आध्यात्मिक शक्ति वापस आने पर वह इस विद्रोही शिष्य को धक्का देकर भाग सकती थी, पर वीर प्रताप द्वारा दिए जा रहे अनुभव को महसूस करके युन शियान में उसे धक्का देने की हिम्मत नहीं हुई। युन शियान कुछ उलझन में पड़ गई। आध्यात्मिक शक्ति तो वापस आ गई है, फिर भी वह ऐसा क्यों महसूस कर रही है? समय बीतता गया और युन शियान की चेतना धीरे धीरे धुंधली होती गई। अपनी अंतिम स्पष्ट चेतना में उसने सोचा, ठीक है, जब यह विद्रोही शिष्य पहले ही उसका शरीर ले चुका है तो क्यों ना कुछ फायदा उठा लिया जाए। जल्दी ही वीर प्रताप को युन शियान की आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव महसूस हुआ। उसके बाद उसे युन शियान के शरीर में बदलाव महसूस हुआ और वह खुद रहस्यमय स्त्री मंत्र चलाने लगी। रहस्यमय स्त्री मंत्र चलाने के बाद ठंडी परी का स्वभाव और भी मोहक हो गया। उस पल वीर प्रताप की जीतने की इच्छा और बढ़ गई। वह इस ठंडी गुरुजी को पूरी तरह अपनी स्त्री बनाकर ही दम लेगा। योजक चिन्ह। धुंधले संसार में स्थानिक दरार का स्थान जानने के बाद धुंधले अमर संप्रदाय और 10,000 अमर संप्रदाय ने तुरंत लोगों को दरार वाली जगह पर भेज दिया। कुछ शिष्यों को तियानचेन महाद्वीप में भेजने के बाद उन्होंने पाबंदियों की जांच की कि क्या उन्हें तोड़ा जा सकता है, पर अंत में दोनों संप्रदाय असफल रहे और पाबंदियां बनी रहीं। उस पल दोनों प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय प्रमुख स्थानिक दरार के सामने खड़े चुपचाप उसे देख रहे थे। काफी देर बाद हान युवानकाय बोले, संप्रदाय प्रमुख जी, लगता है पाबंदी इतनी आसानी से नहीं हटने वाली। हालांकि धुंधले अमर संप्रदाय और 10,000 अमर संप्रदाय प्रतिद्वंद्वी थे, फिर भी उन्होंने तियानचेन महाद्वीप में घुसने के लिए एक साथ काम करने का फैसला किया। दुर्भाग्य से पाबंदी उनकी सोच से ज्यादा परेशानी वाली निकली। शुरू में उन्होंने सोचा था कि चून की स्थानिक दरार प्रकट हो गई है, शायद पाबंदी भी हट जाएगी और अगर वे प्रयास करें तो पाबंदी को पहले हटा सकते हैं, पर अब लग रहा था कि पाबंदी उतनी सरल नहीं है। जी होंगवन बोले, यह पाबंदी किसी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा लगाई गई होगी। सचमुच अपनी शक्ति से हम इस पाबंदी को नहीं हटा सकते। उसी समय जी होंगवन को अचानक कुछ याद आया और वह आगे बोले, सुनने में आया है कि धुंधले संसार की पाबंदी में कभी उतार चढ़ाव हुआ था और धुंधले अमर संप्रदाय के लोग उस समय तियानचेन महाद्वीप में घुस गए थे। मुझे नहीं पता कि संप्रदाय प्रमुख हान को इसकी जानकारी है या नहीं। हान युवानकाय ने कुछ छिपाया नहीं, सीधे बोला, मेरी छोटी बहन पहले तियानचेन महाद्वीप जा चुकी है। जी होंगवन ने पूछा, ओह, यिन यांग क्षेत्र की साधिका पाबंदी को पार करके तियानचेन महाद्वीप में घुस गई। हान युवानकाय बोला, ये सिर्फ भाग्य था, उस समय पाबंदी पूरी तरह गायब हो गई थी। जी होंगवन ने आगे पूछा, तो क्या एल्डर सू ने तियानचेन महाद्वीप में कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति ढूंढा था? हान युवानकाय ने सीधे कहा, इस संप्रदाय प्रमुख को इसकी जानकारी नहीं है। हान युवानकाय को और चर्चा करने से मना करते देख जी होंगवन ने ज्यादा नहीं पूछा। उस पल हान युवानकाय बोले, संप्रदाय प्रमुख जी, आप क्या सोचते हैं कि हमारे संप्रदाय के शिष्य वहां पहुंचकर पूरे तियानचेन महाद्वीप पर कब्जा कर पाएंगे? जी होंगवन ने सीधे पूछा, संप्रदाय प्रमुख हान, आपका मतलब क्या है? हान युवानकाय ने स्पष्ट किया, मेरा विचार बहुत सरल है। दूसरे लोगों को तियानचेन पर कब्जा करने देने की बजाय हम दोनों संप्रदाय मिलकर तियानचेन को आधा आधा बांट ले, आधा धुंधले अमर संप्रदाय को, आधा 10,000 अमर संप्रदाय को। आप क्या सोचते हैं?
दोनों प्रमुख संप्रदायों की संयुक्त शक्ति के सामने धुंधले संसार की अन्य शक्तियों के पास तियानचेन के लिए लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी। हान युवानिकाई की बात सुनकर जी होनवुन ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, चूंकि संप्रदाय प्रमुख हान ने इतनी उदारता से सुझाव दिया है, तो अगर मैं सहमत न हूं तो अन्याय होगा। जी होनवुन की सहमति देखकर दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा। दोनों संप्रदायों के सहयोग से कौन हारेगा, ये स्पष्ट था, पर वास्तव में दोनों का सहयोग सिर्फ दिखावा था। जी होनवुन वीर प्रताप के पक्ष में थे, इसलिए वे कभी धुंधले अमर संप्रदाय को तियानचेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। और हान युवानिकाय तियानचेन महाद्वीप को अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए वे सचमुच आधा हिस्सा किसी को नहीं देने वाले थे। उनका सहयोग सिर्फ अस्थायी था, तीसरे पक्ष को खत्म करने के लिए। तीसरा पक्ष खत्म होते ही उनके बीच संघर्ष शुरू हो जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वीर प्रताप युन शियानशियान के पास एक जिम्मेदारहीन सम्राट के सुख का आनंद ले रहा था। वह 10 दिनों से ज्यादा समय तक राजकीय अध्ययन कक्ष और अपने कर्तव्यों को पूरी तरह भूल गया था। वह लगातार ठंडी परी द्वारा दिए जा रहे सुख में डूबा रहा। वीर प्रताप की पत्नियां और उपपत्नियां शुरू में यूनरोग महल में हो रही घटनाओं से अनजान थीं। पर जब उन्हें पता चला कि वीर प्रताप कई दिनों से यूनरोग महल से बाहर नहीं निकला, तो उन्हें सब समझ आ गया। उसकी सारी स्त्रियां थोड़ी भावुक हो गईं। परी तो परी ही होती है। वे सब उसकी पत्नियां और उपपत्नियां होने के बावजूद एक रात भी नहीं सह पाती थीं, पर वीर प्रताप की गुरुजी 10 दिनों से ज्यादा समय तक उसके साथ टिक गईं। वीर प्रताप जिम्मेदारहीन सम्राट बनेगा या नहीं, इसकी चिंता स्त्रियों को बिल्कुल नहीं थी। वे अभी भी वीर प्रताप पर भरोसा रखती थीं। शायद पहली बार नयापन के कारण वह ज्यादा समय ले, पर उसके बाद फिर वैसा नहीं करेगा। उसी पल वीर प्रताप ने कमजोर हो चुकी युन शियानशियान को नीचे से देखा। युन शियानशियान के होंठ अलग हो गए थे और वह लगातार सांस ले रही थी। वीर प्रताप ने सोचा था कि वह पहले उठ जाएगा क्योंकि इस सप्ताह एक छोटा दरबार था, पर युन शियानशियान ने अपनी सम्मोहन विधि से उसके अंदर की इच्छाओं को अनगिनत गुना बढ़ा दिया था। इसके अलावा युन शियानशियान रहस्यमय स्त्री मंत्र चलाती रही, तो वीर प्रताप को लगा कि वह पूरी तरह उसके नियंत्रण में है और सिर्फ एक जानवर बनकर रह गया है जो सिर्फ एक काम जानता है। हालांकि वीर प्रताप अब बहुत थक चुका था, फिर भी युन शियानशियान की हालत भी अच्छी नहीं थी। वह पूरी तरह लकड़ी की तरह पड़ी थी और अब एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। युन शियानशियान का विचार बहुत सरल था। चूंकि यह कृतघ्न शिष्य उसे पहले ही अपना चुका है और उसे यह काम इतना पसंद है, तो क्यों न उसे इतना सताया जाए कि उसे पछतावा हो जाए कि उसने उसके साथ संबंध बनाया। अप्रत्याशित रूप से इतने दिनों बाद भी उस आदमी की शक्ति अभी भी नहीं थकी थी और अब वह इतनी आध्यात्मिक रूप से थक गई थी कि साधना विधि भी नहीं चला पा रही थी। आखिरकार युन शियानशियान ने हार मान ली। बहुत लंबे समय के बाद युन शियानशियान ने आखिरकार कहा, मैं तुम्हारी गुरुजी, हार मानती हूँ। ठंडी परी को आखिरकार हार मानते देख वीर प्रताप के थके चेहरे पर थकी हुई मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि रहस्यमय स्त्री मंत्र से उसे हराने की कोशिश करना कितना हास्यास्पद था। युन शियानशियान के जैद जैसे चेहरे को प्यार से सहलाते हुए वीर प्रताप बोला, गुरुजी, अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी ना? वीर प्रताप का सवाल सुनकर युन शियानशियान चुप हो गई। खुद को भी नहीं पता था कि अब क्या करे। चाहे हित के नजरिए से हो या भावना के नजरिए से, इस कृतघ्न शिष्य के पास रहना बहुत उपयुक्त था, पर इस कृतघ्न शिष्य के अंतःपुर में सारी स्त्रियों को देखकर उसे थोड़ी असहजता होती थी। युन शियानशियान को चुप देखकर वीर प्रताप समझ गया कि उसके मन में अभी भी द्वंद्व है, इसलिए वह आगे बोला, गुरुजी, अगर आप मुझे छोड़ देंगी तो रहस्यमय स्त्री मंत्र का अभ्यास करने के लिए आपके साथ और कौन रहेगा? इस संसार में शायद मैं ही एकमात्र ऐसा पुरुष हूं जो आपके मंत्र के अभ्यास के प्रभाव में इतने दिनों तक टिक सकता हूं। वीर प्रताप की बात सुनकर युन शियानशियान ने ठंडी सांस छोड़ी और बोली, क्या तुम इसे अपनी उपलब्धि समझते हो? वीर प्रताप हंसकर बोला, क्यों नहीं, यह एक पुरुष की क्षमता है। अगर मेरे पास ये क्षमता न होती तो मैं आपको, मेरी गुरुजी को कैसे जीत पाता? ये कहते हुए वीर प्रताप ने युन शियानशियान के चेहरे को सहलाया और अपना हाथ उसके नाजुक होठों पर रखकर धीरे से उन्हें छुआ। युन शियानशियान ने सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और ज्यादा कुछ नहीं बोली। उसे मानना पड़ा कि इस कृतघ्न शिष्य में सचमुच कुछ क्षमता है और वह उसका मुकाबला नहीं कर पाए। वीर प्रताप झुका और युन शियानशियान के कान में फुसफुसाया, गुरुजी, कृपया रहिए, आपके शिष्य को आपकी जरूरत है। युन शियानशियान अब वीर प्रताप से बहस नहीं करना चाहती थी और सीधे बोली, जब तक मैं इस संसार से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेती, तब तक मैं तुम्हारी स्त्री बनकर रह सकती हूँ। चूंकि हो चुका था और उसे उस भावना की लत लग चुकी थी,
इसके अलावा इस संसार से बाहर निकलने का रास्ता अभी नहीं मिला था, इसलिए यहाँ रहने में ज्यादा समस्या नहीं थी। इस कृतघ्न शिष्य की स्त्री बनना भी बुरा नहीं था। कम से कम शारीरिक रूप से वह काफी सक्षम था। उसे एक दाव साथी के रूप में स्वीकार किया जा सकता था, बस वह थोड़ा ज्यादा कामुक था। छोड़ो, इस संसार में ऊंचे पद वाले पुरुषों के 3 पत्नियां और 4 उपपत्नियां होती हैं, तो इस विद्रोही शिष्य को थोड़ा फायदा उठाने दो। युन शियान की बात सुनकर वीर प्रताप के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। हालांकि युन शियान ने जीवन भर उसके पास रहने का वादा नहीं किया था, पर उसके ये शब्द कहने से भविष्य में उसके साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में उसे बहुत आसानी होगी। अगर वह परी को अपने बच्चे से गर्भवती कर सके तो और भी अच्छा होगा। शायद तब युन शियान बच्चे के कारण उसे छोड़ नहीं पाएगी। बेशक वीर प्रताप को भी पता था कि यह काफी मुश्किल हो सकता है। उस पल युन शियान ने अपना जैद जैसा हाथ वीर प्रताप के सीने पर रखकर हल्का सा धक्का दिया। 10 दिनों से ज्यादा हो गए हैं कि आप बाहर नहीं निकले। आपकी पत्नियां और उपपत्नियां शायद आपकी चिंता कर रही होंगी। अब उठिए। युन शियान ने फिर से ठंडी परी का स्वभाव अपनाया। वीर प्रताप बोला, ठीक है। अपनी बात खत्म करते ही वीर प्रताप धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वह उठा, युन शियान को तुरंत पूरे शरीर में राहत का एहसास हुआ। युन शियान को अचानक पछतावा हुआ। उसे गुस्से में आकर वीर प्रताप को इतना नहीं दबाना चाहिए था। अब खुद ही उस भावना की लत लग गई। अब वह सचमुच शरीर और दिल दोनों खो चुकी थी और इस विद्रोही शिष्य के नियंत्रण में आ गई। वीर प्रताप के उठने के बाद वह तुरंत बाहर नहीं गया। उसने सीधे युन शियान के जैद जैसे शरीर को उठा लिया। युन शियान क्षण भर के लिए चौंक गई और जल्दी से बोली, तुम क्या कर रहे हो? वीर प्रताप बोला, 10 दिन हो गए गुरुजी, हमें स्नान करना चाहिए। युन शियान ने होंठ सिकोड़ लिए और ज्यादा कुछ नहीं बोली। वह वीर प्रताप को उसे स्नानघर तक ले जाने देती रही। जब वीर प्रताप युनरोग महल से बाहर निकला तो उसे लगा जैसे वह हवा में तैर रहा हो। कहना पड़ेगा कि 100 अंक वाली स्त्री सचमुच भयानक होती है, खासकर युन शियान की सम्मोहन विधि, जो उसे पूरी तरह विवेक खोने पर मजबूर कर देती थी। वह अनुभव वर्णन से परे था। अगर युन शियान पहले हार ना मानती तो शायद वह अभी भी उसके साथ स्नेह बढ़ा रहा होता। परी तो परी ही होती है। वीर प्रताप युनरोग महल से निकलकर राजकीय अध्ययन कक्ष की ओर नहीं गया, बल्कि सीधे वायुमेघ महल की ओर चला। अब उसे अच्छी तरह आराम करने की जरूरत थी। वायुमेघ महल में घुसते ही वीर प्रताप ने देखा कि उसकी पत्नियां और उपपत्नियां एक छोटी सी बैठक कर रही हैं। वीर प्रताप को आते देख सभी स्त्रियां जल्दी से उठ खड़ी हुईं। हम महाराज को प्रणाम करती हैं। थकी हुई आवाज में वीर प्रताप बोला, तुम लोग अपनी चर्चा जारी रखो, मैं सोने जा रहा हूं। ये कहते हुए वीर प्रताप वायुमेघ महल के अंदर की ओर बढ़ गया। वीर प्रताप को इतना थका हुआ देखकर स्त्रियां एक दूसरे को देखने लगीं। ये पहली बार था जब उन्होंने वीर प्रताप को इतना थका हुआ देखा था। स्त्रियां मन ही मन फिर से कह उठी, युन शियान सचमुच परी ही है। जब स्त्रियां सोच में खोई हुई थीं, तभी छू युकिन, येव नान्यान और मू जिस शैन को अचानक अपने शरीर में हल्कापन महसूस हुआ और वे सीधे वायुमेघ महल के अंदर की ओर उड़ गईं। उसी समय वीर प्रताप की आवाज आई, मेरी 3 प्रिय रानियां, अंदर आओ और मुझे थाम लो। स्त्रियां आधा दुखी और आधा मुस्कुराती हुई थीं। बिना किसी स्त्री को थामे उनका प्रिय सचमुच सो भी नहीं सकता। जब मू जिस शैन और अन्य 2 स्त्रियां शयन कक्ष में घुसी तो वीर प्रताप सीधे छू युकिन की कोमल जैद जैसी सुगंध वाली गोद में लेट गया और आंखें बंद कर ली। तीनों स्त्रियां एक दूसरे को देखकर खुशी से मुस्कुरा। वीर प्रताप युन शियान की बाहों में मुंह छिपाए पूरा एक दिन और रात सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तो दोपहर ढल चुकी थी। जैसे ही उसने आंखें खोली, दरवाजे से एक महिला रक्षक की आवाज आई, क्या महाराज जाग गए? महाराज अभी सो रहे हैं, तुम थोड़ा इंतजार करो। महिला रक्षक बोली, ये खुफिया रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है। दरवाजे पर खड़ी महिला रक्षक बाई किंकिंग नहीं थी। बाई किंकिंग वीर प्रताप की स्त्री थी। अगर वीर प्रताप सोया भी हो तो वह सीधे उसे जगा सकती थी, पर बाकी महिला रक्षक ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती थी। खुफिया रिपोर्ट मिलने पर वे सिर्फ कमरे के बाहर इंतजार करती रही कि महाराज जाग गए। जब महिला रक्षक की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वह जल्दी से सूचना पहुंचाना चाहती थी, तभी कमरे के अंदर से वीर प्रताप की आवाज आई, क्या खबर है? सम्राट की आवाज सुनते ही महिला रक्षक तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। यह अधीनस्थ महाराज को प्रणाम करती है। महाराज की जय हो, 10,000 वर्ष की जय हो। वीर प्रताप बोला, रस्में छोड़ो,
धन्यवाद महाराज। महाराज को सूचित करने के लिए ब्रोकेड गार्ड को खबर मिली है कि धुंधले संसार की दो और शक्तियां काले ड्रैगन शहर में प्रकट हो गई हैं। एक का नाम धुंधले अमर संप्रदाय है और दूसरे का नाम 10,000 अमर संप्रदाय है। इन दोनों संप्रदायों के नाम सुनकर वीर प्रताप क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी अपने संप्रदाय से संपर्क हो जाएगा। जब 10,000 अमर संप्रदाय के लोग इस संसार में आएंगे तो उनके शिष्यों को धुंधले संसार के आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए भेजा जा सकता है। इससे उसके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। उस पल वीर प्रताप धीरे धीरे छुयुकिन की गोद से उठा और तीनों स्त्रियों की ओर मुस्कुराते हुए बोला, मेरी प्रिय रानियां, अब मुझे राज्य के काम संभालने हैं। शाम को फिर तुम लोगों की सेवा करूंगा। ये सुनकर छुयुकिन हंस पड़ी और बोली, चेन एर, आज रात तुम अच्छी तरह आराम करना। वीर प्रताप का शरीर कल वायु मेघ महल में आते समय हवा में तैर रहा था। छुयुकिन नहीं चाहती थी कि वीर प्रताप के शरीर में कोई समस्या हो। वीर प्रताप हल्के से मुस्कुराया, छू रानी, चिंता मत करो, मेरे शरीर में कोई समस्या नहीं है। ये कहते हुए वीर प्रताप उठ खड़ा हुआ और तीनों स्त्रियां भी तुरंत उठी। उन्होंने वीर प्रताप के कपड़े ठीक किए। तैयार होने के बाद वीर प्रताप वायु मेघ महल के दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, राजकीय अध्ययन कक्ष के बाहर इंतजार कर रही महिला रक्षक आगे बोली, महाराज, सेनापति लियांग राजकीय अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपको व्यक्तिगत रूप से विस्तार से रिपोर्ट करना चाहते हैं। वीर प्रताप बोला, अच्छा, मुझे पता है। अपनी बात खत्म करते ही वीर प्रताप ने छाया स्थानांतरण किया और राजकीय अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर पहुंच गया। राजकीय अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर इंतजार कर रहे लियांग जोंग ने तुरंत आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस किया और समझ गए कि वीर प्रताप आ गए हैं। उन्होंने अभिवादन किया, यह अधीनस्थ महाराज को प्रणाम करता है। महाराज की जय हो, सदैव जय हो। वीर प्रताप ने उदासीन स्वर में कहा, रस्में छोड़ो, अंदर आओ। ये कहते हुए वीर प्रताप राजकीय अध्ययन कक्ष में घुस गया और लियांग जोंग तेजी से उसके पीछे पीछे चला। अंदर आने के बाद लियांग जोंग ने ब्रोकेड गार्ड द्वारा इकट्ठी की गई नवीनतम खुफिया रिपोर्ट वीर प्रताप के सामने रख दी और बोला, महाराज, ये काले ड्रैगन शहर से आई नवीनतम खुफिया रिपोर्ट है। वीर प्रताप ने मेज पर रखी रिपोर्टें उठाई और एक एक करके पढ़ने लगा। मीनवाइल लियांग जोंग मौखिक रूप से रिपोर्ट कर रहा था। काले ड्रैगन शहर में आए दो नई शक्तियों ने जैसे ही पहुंचे, लिंगहू संप्रदाय के शिष्यों से टकराव हो गया। लिंगहू संप्रदाय के शिष्य दोनों संप्रदायों के सामने टिक नहीं सके और उन्हें सीधे भगा दिया गया। ब्रोकेड गार्ड की जांच के अनुसार लगता है कि लिंगहू संप्रदाय के शिष्य महान ज्यू की पुरानी राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। ये सुनकर वीर प्रताप मुस्कुरा दिया। महान ज्यू की पुरानी राजधानी की ओर, कितना सही समय है। लियू झेंगचू और अन्य दो स्वर्गीय क्षेत्र के साधक पुरानी राजधानी में उनका इंतजार कर रहे हैं। 3 स्वर्गीय साधकों के लिए लिंगहू संप्रदाय के उन शिष्यों से निपटना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। उसी समय लियांग जोंग आगे बोला, इसके अलावा हमें पता चला है कि 10,000 अमर संप्रदाय के शिष्य भी महान ज्यू की पुरानी राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। ये सुनकर वीर प्रताप ने थोड़ी देर सोचा। 10,000 अमर संप्रदाय के शिष्य शायद सीधे यान प्रांत की ओर आ रहे हैं। इस संसार में आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम उनके लिए वीर प्रताप से संपर्क करना ही होगा। वीर प्रताप बोला, किसी को भेजकर जनरल लियू और बाकियों को बता दो कि अगर उन्हें 10,000 अमर संप्रदाय के शिष्यों से सामना हो तो उन्हें परेशान न करें। उन्हें सीधे यान प्रांत आने दो। लियांग जोंग तुरंत वीर प्रताप के इरादे समझ गए और बोले, जी महाराज। वीर प्रताप ब्रोकेड गार्ड द्वारा इकट्ठी की गई रिपोर्टों को पढ़ता रहा। रिपोर्ट में लिखी विस्तृत जानकारी देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई। धुंधले अमर संप्रदाय और 10,000 अमर संप्रदाय ने मिलकर क्यों काम किया? लिंगहू संप्रदाय ने आखिर क्या किया कि धुंधले संसार के 2 प्रमुख संप्रदाय उसके खिलाफ एक हो गए? लगता है 10,000 अमर संप्रदाय के शिष्यों के आने का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर धुंधले संसार की सही स्थिति समझ आएगी। छोड़ो, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। एकता क्षेत्र के शिष्य काफी तेजी से यात्रा करते हैं। शायद 10 दिन से कम समय में वे यान प्रांत पहुंच जाएंगे। उस समय वीर प्रताप ने लियांग जोंग की ओर देखा और बोला, अगर और कुछ नहीं है तो तुम जा सकते हो। लियांग जोंग तुरंत बोला, यह अधीनस्थ विदा लेता हूं। लियांग जोंग के जाने के बाद वीर प्रताप ने तुरंत सिस्टम इंटरफेस खोला। पिछले 10 दिनों से वह स्त्री पुरुष के सुख में डूबा रहा था और उसे सिस्टम इंटरफेस खोलकर इनाम देखने का समय ही नहीं मिला था। हालांकि उसे पत्नियों और उपपत्नियों के इनाम की ज्यादा उम्मीद नहीं थी, फिर भी मच्छर का मांस भी मांस होता है। क्या पता सिस्टम ने कुछ अच्छा इनाम दिया हो।
सिस्टम इंटरफेस खोलते ही वीर प्रताप के सामने पंक्तियां दिखाई दी। बधाई हो मेजबान को एक पत्नी प्राप्त करने के लिए इनाम में स्वर्ग श्रेणी की तलवार कला बर्फ 8 स्तर की तलवार दी जाती है। मेजबान और पत्नी के बीच मन से मन का संबंध X100 इनाम में 7 रत्न साम्राज्य गोली दी जाती है। केवल 2 इनाम देखकर वीर प्रताप ने हैरानी से पूछा, सिस्टम पत्नी के साथ स्नेह बढ़ाने के अनुभव अंक क्यों नहीं दिए गए? मेजबान अब स्वतंत्र रूप से साधना करने में सक्षम हो चुका है और साधना से मिलने वाला लाभ सिस्टम के इनाम से कहीं ज्यादा है, इसलिए साधना अवस्था बढ़ाने का कार्य ऑफलाइन कर दिया गया है। ठीक है, वीर प्रताप को भी लग रहा था कि अब उसे सिस्टम की जरूरत नहीं है। उसकी नजर 7 रत्न साम्राज्य गोली पर पड़ी। उसने तुरंत गोली का विवरण खोला। 7 रत्न साम्राज्य गोली, उच्च श्रेणी की गोली। इसे लेने के बाद मेजबान की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। 7 रत्न साम्राज्य गोली का विवरण पढ़कर वीर प्रताप ने बिना किसी झिझक के सिस्टम स्पेस से गोली निकाली और मुंह में डाल ली। अगले ही पल वीर प्रताप को पूरे शरीर में तेज गर्मी महसूस हुई और उसके दिमाग के अंदर आध्यात्मिक सागर तेजी से फैलने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इधर महान ज्यू की पुरानी राजधानी में लियू झेंगचू, श्वानयुवान चाओगे और शिया त्यानयुवान शहर की दीवार पर बैठे थे। हर एक के हाथ में शराब का एक घड़ा था। लियू झेंगचू मुस्कुराकर बोला, तुम तीनों की मदद से इस बूढ़े को बहुत राहत मिल गई है। शिया त्यानयुवान बोला, जनरल लियू मजाक कर रहे हैं। जनरल लियू की शक्ति के आगे हम दोनों की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप अकेले ही धुंधले संसार के उन आक्रमणकारियों को आसानी से संभाल सकते थे। लियू झेंगचू बोला, अगर इस बूढ़े की शक्ति चरम अवस्था में होती तो कोई समस्या नहीं थी। दुर्भाग्य से इस संसार में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है, इसलिए मेरी शक्ति पहले जैसी नहीं रही। उसी समय शिया त्यानयुवान ने पूछा, जनरल लियू, आपकी बातों से लगता है कि आप इस संसार के नहीं हैं। लियू झेंगचू बोला, सचमुच ये बूढ़ा इस संसार का नहीं है। उस समय महाराज की खोज में मैं अपने संप्रदाय के साथ कालस्थान के अस्थिर क्षेत्र में गया था। अनजाने में ये बूढ़ा धुंधले संसार में गिर पड़ा। जब धुंधले संसार की पाबंदियां ढीली हुईं, तब मैं तियानचैन महाद्वीप में आ सका। कौन जानता था कि इस बूढ़े को तियानचैन महाद्वीप में महाराज से मिलने का इतना सौभाग्य मिलेगा। अगर मेरे संप्रदाय के साथी शिष्यों को पता चलेगा तो वे ईर्ष्या से हरे हो जाएंगे। ये कहते हुए लियू झेंगचू ने शराब का घड़ा उठाया और एक घूंट लिया। उसके चेहरे पर पूर्ण आत्मविश्वास झलक रहा। उसी समय दूर से घुड़सवारों का एक समूह तेजी से महान ज्यू की पुरानी राजधानी की ओर बढ़ रहा था। ये घुड़सवार लिंगहू संप्रदाय के शिष्य थे जो काले ड्रैगन शहर से भागकर आ रहे थे। दूर दिख रही प्राचीन महान ज्यू की राजधानी को देखकर एक शिष्य उत्साहित होकर बोला, आखिरकार हम महान ज्यू की राजधानी पहुंच गए। आराम करके ताकत वापस ले लेंगे, फिर उन कमीने लोगों से हिसाब चुकाएंगे। उसी समय लेई वेंडे बोला, यहां आराम नहीं करेंगे। एक दिन का विश्राम लेकर सीधे यान प्रांत चलेंगे। मेंग तियान शायद महान सुम के स्वर्गीय साधकों से पहले ही गठबंधन कर चुका होगा। हम जैसे ही पहुंचेंगे मिलकर सुम सम्राट को समाप्त कर देंगे। फिर सारा महान सुम हमारा होगा। लेई वेंडे ने पहले ही योजना बना ली थी कि महान सुम का सिंहासन हथियाते ही वह महान सुम की सेना को काले ड्रैगन शहर की ओर भेजेगा और 10,000 अमर संप्रदाय तथा धुंधले अमर संप्रदाय के शिष्यों पर हमला करवाएगा। आखिर मरने वाले उनके लिंगहू संप्रदाय के लोग नहीं, इस संसार के लोग मरेंगे। धुंधले अमर संप्रदाय और 10,000 अमर संप्रदाय के शिष्यों को याद करके लेई वेंडे के मन में तेज घृणा उबल पड़ी। कुछ दिन पहले लिंगहू संप्रदाय के शिष्यों के आने के बाद रिपोर्ट आई थी कि धुंधले अमर संप्रदाय और 10,000 अमर संप्रदाय के शिष्य भी इस संसार में घुस रहे हैं, पर दोनों संप्रदायों ने वादा किया था कि वे लिंगहू संप्रदाय के शिष्यों पर बिना वजह हमला नहीं करेंगे। उनके नेताओं ने उसे दोनों संप्रदायों को थोड़ा परेशान करने की छूट दे दी थी। उस समय वह बहुत उत्साहित था, पर अप्रत्याशित रूप से जैसे ही 10,000 अमर संप्रदाय और धुंधले अमर संप्रदाय के शिष्य इस संसार में घुसे, उन्होंने तुरंत एक होकर काले ड्रैगन शहर पर हमला कर दिया और लिंगहू संप्रदाय के शिष्यों का कत्लेआम कर दिया। क्या वादा नहीं किया था कि लिंगहू संप्रदाय के शिष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा? सचमुच एक धोखेबाज कमीने हैं। अब काले ड्रैगन शहर उन दोनों संप्रदायों के शिष्यों के कब्जे में है और लिंगहू संप्रदाय के शिष्य जान बचाकर भागने को मजबूर हैं। कोई चारा नहीं था। अब तियानचैन महाद्वीप में आना तो आसान है, पर बाहर निकलना मुश्किल। लिंगहू संप्रदाय को यह भी नहीं पता कि उनके शिष्यों के साथ क्या हुआ। इस संसार में जीवित रहने के लिए उन्हें खुद पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद लेई वेंडे और उनका समूह महान ज्यू की प्राचीन राजधानी के फाटक पर पहुंच गया, पर उस समय फाटक बंद था और वातावरण कुछ अजीब सा था।
लिंगहु संप्रदाय के लोग एक दूसरे को देखने लगे। हालांकि महान ज्यू का विनाश हो चुका था, पर उसकी पुरानी राजधानी अभी भी बरकरार थी और महान सुम के लिए यह एक समृद्ध शहर था जहां व्यापार लगातार चलता रहता था। अभी इतनी जल्दी शाम भी नहीं हुई थी, फिर महान ज्यू की प्राचीन राजधानी के फाटक क्यों बंद थे? लेई वेंडे की भौहें सिकुड़ गईं और उसने तुरंत तलवार पकड़ ली। लेई वेंडे को बड़े शत्रु का सामना करते देख लिंगहु संप्रदाय के अन्य शिष्य भी सतर्क हो गए। तभी शहर की बुर्ज से एक पुरुष की आवाज आई, धुंधले संसार से आए मेहमान, तुम कहाँ जाना चाहते हो? यह आवाज सुनते ही लिंगहु संप्रदाय के शिष्यों ने तुरंत आवाज की दिशा की ओर देखा। उस समय बुर्ज पर एक पुरुष शराब का घड़ा हाथ में लिए मुंह में डाल रहा था। पुरुष से निकलती भयानक उपस्थिति को महसूस करके लिंगहु संप्रदाय के शिष्य जड़ हो गए और एक ने डरते हुए कहा, स्वर्गीय साधक। ये स्वर्गीय साधक है। लेई वेंडे ने अपने मन को संभाला और ठंडी हंसी हंसकर बोला, डरने की क्या बात है? ये सिर्फ निचले संसार का स्वर्गीय साधक है। ये भी तय नहीं कि वह अपनी पूरी शक्ति दिखा भी पाएगा या नहीं। इसके अलावा हमारे पास लिंगहु महान मंडल है। स्वर्गीय साधक से हमें क्या डर? लेई वेंडे की बात सुनकर लिंगहु संप्रदाय के शिष्य ढीले पड़ गए। हाँ, उनके पास लिंगहु मंडल है, तो स्वर्गीय साधक से डरने की क्या जरूरत? इसके अलावा इस संसार का स्वर्गीय साधक शायद असली स्वर्गीय साधक की आधी शक्ति भी नहीं दिखा पाएगा। ये सोचकर लिंगहु संप्रदाय के शिष्यों में अचानक बहुत आत्मविश्वास भर गया। उस पल लेई वेंडे ने लियू झेंगचू की ओर देखा और बोला, बूढ़ी, चूंकि तुम जानते हो कि हम धुंधले संसार से आए हैं, तो क्यों ना नीचे उतरकर हमें प्रणाम कर दो। लिंगहु संप्रदाय को अपमानित करने का अंत अच्छा नहीं होता। लेई वेंडे की बात सुनकर लियू झेंगचू ने उदासीन स्वर में जवाब दिया, ऐसा है क्या? तो धुंधले अमर संप्रदाय और 10,000 अमर संप्रदाय ने भी तुम्हारे लिंगहु संप्रदाय को अपमानित किया है, फिर वे आराम से काले ड्रैगन शहर में क्यों बैठे हैं, जबकि तुम्हारे शिष्य चूहों की तरह डरकर इधर उधर भाग रहे हैं? ये शब्द सुनकर लिंगहु संप्रदाय के लोग तुरंत क्रोध से भर गए। तुम क्या कह रहे हो? बूढ़े, फिर से कहने की हिम्मत है तो कहो। हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत? बूढ़े, आज तुम्हारी मौत तय है। लिंगहु संप्रदाय के लोगों को गुस्सा आते देख लियू झेंगचू आगे बोला, इतना गुस्सा हो गया, लगता है मैंने निशाना सही लगाया। तब तक लेई वेंडे का चेहरा बेहद काला पड़ चुका था, पर उसने तुरंत हमला नहीं किया। उसे अभी भी हैरानी हो रही थी कि यह बूढ़ा धुंधले संसार, धुंधले अमर संप्रदाय और 10,000 अमर संप्रदाय के बारे में कैसे जानता है। उस पल लेई वेंडे बोला, बूढ़े, बता दो, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? बस अपनी जानकारी का स्रोत बता दो, तो शायद हम तुम्हारा पूरा शरीर बचा लें। ये सुनकर लियू झेंगचू जोर से हंस पड़ा। फिर उसने सिर पीछे झुकाया, शराब का घड़ा उठाया और लगातार मुंह में डालने लगा। लियू झेंगचू को बिल्कुल न डरते देख लिंगहु संप्रदाय का एक शिष्य बोल पड़ा, भाई लेई, इस बूढ़े से ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं, इसे सीधे समाप्त कर दो। लेई वेंडे ने जवाब नहीं दिया। उसे हमेशा कुछ गड़बड़ लग रही थी। धुंधले संसार, धुंधले अमर संप्रदाय और 10,000 अमर संप्रदाय के बारे में जानने वाला ये बूढ़ा साधारण नहीं हो सकता। लेई वेंडे को शक होने लगा कि यह बूढ़ा भी शायद धुंधले संसार से ही है। तभी लेई वेंडे बोला, बूढ़े, अपनी किस्मत को ज्यादा आजमा मत। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। अगर अब नहीं बताओगे तो हमें बुरा मत मानना। उसी समय लियू झेंगचू ने शराब खत्म की और घड़ा लेई वेंडे की ओर फेंक दिया। ये देखकर लिंगहु संप्रदाय के शिष्यों ने सोचा कि लियू झेंगचू हमला करने वाला है। वे तुरंत मुद्रा में आ गए और लेई वेंडे ने भी तलवार निकाल ली। जैसे ही घड़ा लेई वेंडे के पास पहुंचा, उसने तलवार घुमाकर उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। पर लिंगहु संप्रदाय के शिष्यों को आश्चर्य हुआ कि लियू झेंगचू ने हमला नहीं किया। वह बस शहर की दीवार पर खड़ा चुपचाप उन्हें देख रहा था। ये देखकर लेई वेंडे खुद को और नहीं रोक सका। उसने ठंडी सांस छोड़ी और बोला, नाटक। फिर जोर से चिल्लाया, मंडल तैयार करो। अगले ही पल लिंगहु संप्रदाय के शिष्यों ने आध्यात्मिक पत्थर निकाले और जमीन पर फेंक दिए। पलक झपकते ही जमीन पर एक गोलाकार मंडल का निशान बन गया और थोड़ी देर बाद आकाश में एक विशाल लिंगहु भ्रमण प्रकट हो गया। लेई वेंडे ने लियू झेंगचू की ओर देखा और बोला, चूंकि तुम बात नहीं करना चाहते तो अपने रहस्यों को लेकर नीचे चले जाओ। अपनी बात खत्म करते ही आकाश में लिंगहु भ्रमण ने लियू झेंगचू पर हमला किया और उसकी ओर नीली लपटें उगल दी। उस पल लियू झेंगचू शांत स्वर में बोला, सज्जनों, अब समय आ गया है। लियू झेंगचू की आवाज सुनकर लिंगहु संप्रदाय के शिष्य क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। और भी लोग हैं। लिंगहु संप्रदाय के लोगों को कुछ समझ पाने से पहले उनकी आंखों के सामने तलवार की चमक चमक गई।
लेई वेंडे के मन में अलार्म बज उठा, बुरा हुआ। सचमुच 3 स्वर्गीय साधक हैं। उनके शिष्य पहले ही 2 संप्रदायों से लड़कर घायल हो चुके थे और उनकी शक्ति कुछ कम हो गई थी। एक स्वर्गीय साधक से तो वे निपट सकते थे, पर 3 स्वर्गीय साधकों के सामने, भले ही वे कमजोर हों, उनकी कोई उम्मीद नहीं थी। वीर प्रताप ने लिंगहु भ्रम की उस भयंकर हमले का सामना करने के लिए लियू झेंगचू की मदद नहीं की। वह सीधे शहर के किले से नीचे कूद पड़ा और पलक झपकते ही लिंगहु संप्रदाय के शिष्यों के सामने प्रकट हो गया। फिर उसने तलवार घुमाई। उसे एक तलवार ने लिंगहु की महान रचना को पूरी तरह तोड़ा तो नहीं, परंतु उस पर इतना जोरदार आघात किया कि पूरी रचना हिल उठी। कई शिष्य रचना की उल्टी शक्ति से घायल हो गए और मुंह से खून उगलने लगे। ठीक उसी पल आकाश में लिंगहु भ्रम को नियंत्रित कर रहे लेई वेंडे ने तुरंत हमला बोल दिया। साथ ही लिंगहु महान रचना के पीछे से शुवान युवान चाओगे प्रकट हुए और एक जोरदार ताड़ना मारी। एक विशाल सुनहरी हथेली का निशान आकाश में उभरा और लिंगहु भ्रम की मायावी लोमड़ियों में दरारें पड़ने लगीं। लेई वेंडे भी रचना की उल्टी शक्ति से बुरी तरह प्रभावित हुआ। उसने दांत भींच लिए और खून न थूकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे अच्छी तरह पता था कि अगर यही हाल रहा तो वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। उसने गुस्से और घबराहट के साथ धमकी देते हुए कहा, हम लिंगहु संप्रदाय के शिष्य हैं। हम पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। परिणामों के बारे में सोचा है? जैसे ही मिस्ट्री वर्ल्ड की रोक टोक हटेगी, लिंगहु संप्रदाय तुम सबको मिटा डालेगा। लेई वेंडे की इस धमकी को सुनकर लियू झेंगचू और उनके साथी बिल्कुल नहीं घबराए। उन्हें लिंगहु संप्रदाय से कोई डर नहीं था। लियू झेंगचू ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, समय बर्बाद न करें। ये काम निपटा लें, फिर हम अपनी शराब पीना जारी रखेंगे। लियू झेंगचू की बात सुनकर शुवान युवान चाओगे और वीर प्रताप दोनों हंस पड़े। शुवान युवान चाओगे ने कहा, बहुत अच्छा, तो फिर इसे जल्दी खत्म करते हैं। इतना कहकर शुवान युवान चाओगे ने अपना पूरा आध्यात्मिक बल एकत्र किया और एक भारी ताड़ना चला दी। आकाश में एक और विशाल सुनहरी हथेली का निशान प्रकट हो गया। शुवान युवान चाओगे के हमले के तुरंत बाद वीर प्रताप ने भी अपनी तलवार की मुद्रा बदल दी। 10,000 तलवारें मूल में लौटाओ। पल भर में वीर प्रताप के चारों ओर अनगिनत तलवारों की परछाइयां उभर आईं और वे हर पल बढ़ती ही जा रही थीं। ये दृश्य देखकर लेई वेंडे के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि अब अपनी असली शक्ति दिखानी होगी, वरना ये तीनों उन्हें नष्ट कर देंगे। इन तीनों स्वर्गीय योद्धाओं की शक्ति उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने सोचा था कि इस निचली दुनिया के स्वर्गीय योद्धा इतने मजबूत नहीं हो सकते, लेकिन इनके हमलों को देखकर लग रहा था कि ये पूर्ण शक्ति वाले स्वर्गीय योद्धा हैं। वास्तव में ये लेई वेंडे का भ्रम था। इस दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा बेहद पतली थी। लियू झेंगचू और उनके दोनों साथी अपनी चरम शक्ति पर लड़ भी नहीं सकते थे, लेकिन घायल शिष्यों और 3 स्वर्गीय योद्धाओं के दबाव में लेई वेंडे को अपने विरोधी असाधारण शक्तिशाली लग रहे थे। लेई वेंडे ने तुरंत अपनी आस्तीन से आध्यात्मिक पत्थर निकाले और रचना में फेंक दिए। अगले ही पल रचना का प्रकाश और भी चमक उठा। आकाश में लिंगहु भ्रम और भी विशाल व अधिक वास्तविक हो गया। लेई वेंडे ने ठंडी सांस लेकर कहा, चाहे तुम 3 स्वर्गीय योद्धा ही क्यों न हो, लिंगहु संप्रदाय की रचनाएं किसी निचली दुनिया के स्वर्गीय योद्धाओं के बस की नहीं है। उसकी बात पूरी होते ही आकाश में लिंगहु भ्रम का आध्यात्मिक दबाव बढ़ गया। उसने 2 नीली ज्वालाएं वीर प्रताप और शुवान युवान चाओगे की ओर उगल दी। फिर वह सीधा लियू झेंगचू की ओर झपटा। 3 स्वर्गीय योद्धाओं के बीच सबसे पहले एक को मार डालना सबसे अच्छा था, वरना अगर तीनों अलग अलग दिशाओं से हमला करेंगे तो रचना का कोई कमजोर बिंदु ढूंढकर उसे आसानी से तोड़ देंगे। लिंगहु भ्रम को अपनी ओर आता देख लियू झेंगचू ने जगह नहीं छोड़ी। उन्होंने अपना पूरा आध्यात्मिक बल एकत्र किया और अचानक छोड़ दिया। अगले ही क्षण उनके सिर के ऊपर एक विशाल काला अजगर का आध्यात्मिक रूप प्रकट हो गया। ये देखकर लिंगहु संप्रदाय के शिष्य फिर से स्तब्ध रह गए। एक शिष्य बुदबुदाया, आध्यात्मिक रूप, यह मुद्रा आध्यात्मिक रूप है। एक स्वर्गीय योद्धा कैसे मुद्रा आध्यात्मिक रूप का इस्तेमाल कर सकता है? लियू झेंगचू ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने गरज कर कहा, जा। उनके सिर के ऊपर का काला अजगर लिंगहु भ्रम की ओर सीधा टूट पड़ा। दोनों के टकराने से जुए के प्राचीन राजधानी के द्वार पर धूल और पत्थर उड़ने लगे। विस्फोटों की गड़गड़ाहट लगातार गूंजने लगी। लियू झेंगचू ने लिंगहु भ्रम को बांध लिया देखकर शुवान युवान चाओगे और वीर प्रताप भी बैठे नहीं रहे। वे दोनों सीधे लिंगहु संप्रदाय के शिष्यों की ओर लपके। रचना का नियंत्रक जितना दूर होता है, उतनी आसानी से उसे तोड़ा जा सकता है। बस रचना बनाने वाले व्यक्ति पर हमला कर दो।
जैसे ही रचना बनाने वाला हार जाएगा, लिंगहु महान रचना ढह जाएगी और आकाश का लिंगहु भ्रम अपने आप गायब हो जाएगा। बेशक ऐसी रचनाओं के चारों ओर सुरक्षा कवच भी होता है, जो इतनी आसानी से नहीं टूटता। परंतु दो स्वर्गीय योद्धाओं के संयुक्त हमले के सामने एकता क्षेत्र के साधकों द्वारा बनाई गई रचना ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। वीर प्रताप और शिवानयुवान चाओगे ने सिर्फ 3 बार हमला किया कि रचना का सुरक्षा कवच टूटकर चूर चूर हो गया। लिंगहु संप्रदाय के शिष्यों के समझने से पहले ही एक तलवार की चमक उनकी आंखों के सामने चमकी। पलक झपकते ही कई शिष्य धरती पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे। ठीक उसी पल आकाश में लिंगहु भ्रम भी गायब हो गया। अपनी महान रचना को टूटता देख बचे हुए लिंगहु संप्रदाय के शिष्य घबरा गए। लेई वेंडे समझ गया कि वे इन तीनों से टक्कर नहीं ले सकते। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मौत निश्चित थी। उसने तुरंत एक देवगति ताबीज निकाला और बाकी शिष्यों से कहा, तुम तीनों स्वर्गीय योद्धाओं को रोककर रखो, मैं अभी यान काउंटी जाकर मदद लाता हूं। उसकी बात सुनकर बाकी शिष्य सकते में आ गए। यान काउंटी जाकर मदद? किसकी मदद? मेंग तियान की। जो हालात थे, मेंग तियान और उसके लोग शायद पहले ही मारे जा चुके थे। वहां जाने से क्या फायदा? लेई वेंडे दरअसल उन्हें अपना बलि का बकरा बनाकर भागना चाहता था, लेकिन लेई वेंडे को इस समय ये सब फिक्र नहीं थी। उसने देवगति ताबीज का इस्तेमाल किया और पल भर में उसके शरीर का निशान गायब हो गया। लेई वेंडे को भागते देख वीर प्रताप ने तुरंत कहा, मैं उसके पीछे जाता हूं। जनरल लियू, विद्वान शिवानयुवान, बाकी लिंगहु संप्रदाय के शिष्यों को आप संभाल लीजिए। इतना कहकर वीर प्रताप ने लेई वेंडे की आभा को महसूस किया और उसके निशान पर पीछा करने लगा। लेई वेंडे को भागते देख बचे हुए शिष्यों को समझ आ गया कि अब और लड़ना बेकार है, मौत तय है। वे सब एक स्वर में चिल्लाए, हम समर्पण करते हैं, हमें मत मारो। इतना कहते ही लिंगहु संप्रदाय के शिष्य घुटनों के बल बैठ गए और अपने सिर के ऊपर तलवारें उठा ली। ये दृश्य देख शिवानयुवान चाओगे ने लियू झेंगचू की ओर मुड़कर पूछा, जनरल लियू, इनका क्या करना है? लियू झेंगचू मुस्कुराए और बोले, ये मिस्ट्री वर्ल्ड से आए हैं, वहां की हर बात इनको अच्छी तरह मालूम होगी। मैं समझता हूं कि सम्राट को ये बहुत दिलचस्प लगेंगे। उन्हें मिस्ट्री वर्ल्ड की जानकारी की सख्त जरूरत थी। इन शिष्यों से न सिर्फ वहां की स्थिति पता चलेगी, बल्कि लिंगहु संप्रदाय के अंदरूनी राज भी खुलेंगे। ये शिष्य अभी मरने लायक नहीं थे। इनकी सारी जानकारी निचोड़ लेने के बाद ही कोई फैसला करना था। तुरंत लियू झेंगचू ने इन सभी शिष्यों को जहर पिला दिया, उनकी आध्यात्मिक शक्ति सील कर दी और उन्हें बंदी बना लिया। एक घड़ी बाद वीर प्रताप अभी भी लेई वेंडे की आभा का पीछा कर रहा था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि लेई वेंडे की आभा धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। उसका सही ठिकाना पकड़ना मुश्किल हो रहा था। अगर यही हाल रहा तो निशान पूरी तरह खो जाएगा। दूसरे पक्ष ने जो देवगति ताबीज इस्तेमाल किया था, उसे पकड़ना वाकई आसान नहीं था। इधर लेई वेंडे बेहद खुश था। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई पीछा नहीं कर रहा था। वह जोर से हंस पड़ा, शुक्र है, लिंगहु संप्रदाय से निकलते वक्त मैंने देवगति ताबीज खरीद ली थी। ठीक उसी पल जब वह राहत की सांस ले रहा था, अचानक सामने से एक स्त्री की आवाज आई, देवगति ताबीज? तो इसका मतलब है कि अब तुम्हारे पास दूसरा देवगति ताबीज नहीं बचा है ना? वीर प्रताप अभी भी लेई वेंडे की आभा का पीछा कर रहा था। तभी अचानक सामने से एक स्त्री की मधुर लेकिन ठंडी आवाज गूंजी, देवगति ताबीज? तो इसका मतलब है कि अब तुम्हारे पास दूसरा देवगति ताबीज नहीं बचा है ना? आवाज सुनते ही लेई वेंडे की आत्मा कांप उठी। उसके पांव थम गए और आंखें फाड़कर आगे देखने लगा। सामने एक अप्सरा जैसी सुंदरी खड़ी थी। उसकी काया नाजुक और लचीली, हल्के से पारदर्शी वस्त्रों में लिपटी हुई, जिसमें उसका गोरा और चिकना पेट साफ दिख रहा था। उसकी त्वचा बर्फ और जैद की तरह पारदर्शी और चमकदार थी, जो देखने वाले को अपनी ओर खींचे लिए जा रही थी। परंतु इस वक्त लेई वेंडे को उसकी सुंदरता का कोई भ्रम नहीं था। उसने अपनी आभा छिपा रखी थी, फिर भी लेई वेंडे तुरंत समझ गया कि यह स्त्री निश्चित रूप से एक स्वर्गीय योद्धा है। वास्तव में लेई वेंडे ने मु युनशी की शक्ति को बहुत कम आंका था। वह सिर्फ स्वर्गीय योद्धा नहीं, बल्कि सृष्टि क्षेत्र की साधिका थी। बेशक इस दुनिया के स्वर्गीय नियमों के कारण वह अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखा पा रही थी। लू चेन से अलग होने के बाद मु युनशी ब्लैक ड्रैगन शहर भाग आई थी। उसका इरादा था कि जैसे ही मिस्ट्री वर्ल्ड की रोक टोक हटे, वह वहां लौट जाए और फिर किसी दूसरे रास्ते से इस दुनिया से निकल जाए। परंतु पिछले कुछ दिनों से उसे बार बार उस अयोग्य सम्राट की याद सताने लगी थी। खासकर साधना करते समय उसके शरीर में बेचैनी छा जाती और सारा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता। धीरे धीरे मु युनशी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है।
उसे शक होने लगा कि लू चेन ने उसे इसलिए नहीं रोका क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वह उससे दूर नहीं जा पाएगी। उसने जानबूझकर उसे जाने दिया था। शुरू में उसने सोचा था कि यह भावनात्मक त्रासदी का दौर है, सह लेगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह संघर्ष असहनीय होता गया। उसे लगा कि अगर यही हाल रहा तो वह पागल हो जाएगी। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि वह लौटकर लू चेन से दो चार हो लेगी। उसे देखना था कि उस अयोग्य सम्राट ने उसके साथ क्या किया है, जो उसकी सारी सोच उसी पर अटक गई है। यान काउंटी जाने की तैयारी करते समय उसे संयोग से मिस्ट्री इमोर्टल सेक्ट और 10,000 इमोर्टल सेक्ट द्वारा लिंगहू संप्रदाय पर हमले की खबर लगी। उसने लिंगहू संप्रदाय के शिष्यों का पीछा किया और जुए की प्राचीन राजधानी तक आ पहुंची। रास्ते में उसे लियू किंगच्यू के बारे में भी कुछ जानकारी मिल गई। अभी उसे सबसे ज्यादा चिंता लियू किंगच्यू की हालत की थी, क्योंकि लू चेन ने उसे भी लियू किंगच्यू के साथ ही पकड़ा था। वह जानना चाहती थी कि क्या लियू किंगच्यू पूरी तरह उस अयोग्य सम्राट की भेंट चढ़ चुकी है। जो खबरें उसे मिली थीं, उनसे लगता था कि लियू किंगच्यू अब लू चेन की महारानी बन चुकी है और शायद उसकी चपेट में आ चुकी है। लियू किंगच्यू का हश्र सोचकर मू युनशी को लगा कि वह खुद भी शायद उस अयोग्य सम्राट के चंगुल से नहीं बच पाएगी। अगर उसने लियू किंगच्यू जैसी बड़ी हस्ती पर भी हाथ डाला है, तो उसके साथ क्या अलग व्यवहार करेगा। फिर भी उसे यान काउंटी जाना ही था। उसे लू चेन से अपने दिल का मामला सुलझाना था, वरना इस दुनिया से भाग जाने पर भी वह अपनी भावनात्मक त्रासदी पार नहीं कर पाएगी और उसके अंतर्मन के राक्षस और भी मजबूत हो जाएंगे। मू युनशी पहले सीधे जुए की प्राचीन राजधानी में घुसने वाली थी, लेकिन जब उसने देखा कि लियू झेंगचू और उनके साथी लिंगहू संप्रदाय के शिष्यों पर हमला कर रहे हैं, तो वह एक जगह छिप गई। जैसा उसने सोचा था, लिंगहू संप्रदाय के शिष्य ज्यादा देर नहीं टिके। लिंगहू संप्रदाय का मुख्य व्यक्ति लेई वेंडे भी भाग निकला। उसे भागते देख मू युनशी को लगा कि अगर वह उसे पकड़ ले तो शायद उस अयोग्य सम्राट की नज़र में उसकी कद्र बढ़ जाए और लू चेन से बात करने का मौका मिल जाए। लेई वेंडे ने मू युनशी को एक नज़र देखा और मुस्कुराकर बोला, देवी, हमारा आपस में कोई वैर विरोध नहीं है। कृपा करके मुझे जाने दीजिए। लेई वेंडे को अभी भी शक था कि क्या ये स्त्री पहले वाले स्वर्गीय योद्धाओं में से ही है, लेकिन रास्ता रोकने से उसे लगा कि इसके मन में कुछ बुरा इरादा है। मू युनशी ने होठों पर मादक मुस्कान बिखेरते हुए पूछा, साथी, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मू युनशी के रास्ते से न हटने पर लेई वेंडे घबरा गया। देवगति ताबीज ने उसे स्वर्गीय योद्धाओं से थोड़ी देर के लिए बचा लिया था, लेकिन अगर वे उसकी आभा का पीछा करते रहे तो आखिरकार पकड़ ही लेंगे। उसने जल्दी से कहा, देवी, मैं लिंगहू संप्रदाय का शिष्य हूँ। अगर आज आप मुझे बचा लें तो जैसे ही मिस्ट्री वर्ल्ड की रोक टोक हटेगी और लिंगहू संप्रदाय तियानचेन महाद्वीप पर आएगा, हम आपका यह उपकार जरूर चुकाएंगे। मू युनशी हंस पड़ी, क्या तुम समझते हो कि मैं, जो मिस्ट्री वर्ल्ड से आई हूँ, तुम्हारे मिस्ट्री वर्ल्ड के छोटे मोटे उपहारों में रुचि रखती हूँ? लेई वेंडे का दिल धड़क उठा। ये स्त्री भी मिस्ट्री वर्ल्ड से है? ये कैसे संभव है? मिस्ट्री वर्ल्ड की रोक टोक तो अभी हटी नहीं है। फिर यह स्वर्गीय योद्धा यहाँ कैसे पहुंच गई? जल्दी ही लेई वेंडे को समझ आ गया कि यह स्त्री बहुत पहले किसी स्थानिक दरार से इस दुनिया में आ गई होगी और स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही यहाँ आ चुकी होगी। फिर यहाँ रहते हुए उसने स्वर्गीय योद्धा का स्तर प्राप्त कर लिया। लेई वेंडे बोला, चूंकि देवी भी मिस्ट्री वर्ल्ड से हैं, तो आपको लिंगहू संप्रदाय की हैसियत का पता होगा। अगर आप उन्हें नाराज करेगी तो उनके प्रतिशोध से नहीं डरती। मू युनशी ने बेफिक्र स्वर में कहा, मुझे लिंगहू संप्रदाय से डर कैसा? अगर मुझे याद है तो तुम्हारे लिंगहू संप्रदाय में सिर्फ एक यिन यांग क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति है। अगर स्वर्गीय नियमों का दबाव न हो तो सिर्फ एक यिन यांग क्षेत्र वाले की बात छोड़ो, चाहे और कितने भी आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बातें सुनकर लेई वेंडे पूरी तरह जड़ हो गया। इस स्त्री की हिम्मत देखकर उसका मुंह खुला रह गया। क्या इसका क्षेत्र स्वर्गीय योद्धा से भी ऊपर है? ये कैसे संभव है? रोक टोक के कारण तो स्वर्गीय योद्धा भी इस दुनिया में नहीं आ सकते। अगर यह इतनी शक्तिशाली है तो ये यहाँ आए कैसे? होश में आने पर लेई वेंडे तुरंत बोला, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। मू युनशी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो अब समय बर्बाद न करें। सम्राट के लोग आते ही मेरी मेहनत छीन लेंगे। इतना कहते हुए मू युनशी की पायलों में बंधे घुंघरू बज उठे। घुंघरुओं की लहरें हवा में फैल गईं। लेई वेंडे कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसके शरीर ने हिलना बंद कर दिया। लेई वेंडे ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। वह हड़बड़ाकर गिड़गिड़ाने लगा, देवी, मेरी जान बख्श दीजिए। मेरे पिता लिंगहू संप्रदाय के बड़े बुजुर्ग हैं।
अगर आप मुझे बचा ले तो। लेई वेंडे अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मु युनशी ने बीच में ही टोक दिया, मैंने कहा कब है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। इतनी जल्दी क्यों मरने को तैयार हो। लेई वेंडे कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अचानक उसे अपना मुंह भी नहीं खुलता दिखा। मम मम मम। लेई वेंडे को इस हाल में देखकर मु युनशी ने हल्की सांस छोड़ी। उस वक्त लू चेन भी एकता क्षेत्र का साधक था, दोनों एक ही क्षेत्र के थे, फिर भी शक्ति में इतना बड़ा अंतर कैसे। ये लेई वेंडे भी मिस्ट्री वर्ल्ड का एकता क्षेत्र का साधक है, लेकिन इसके सामने वह बिल्कुल बेबस है। जबकि लू चेन ने न सिर्फ उसे और लियू किंगच्यू को हरा दिया, बल्कि दोनों को बंदी भी बना लिया। मु युनशी ने इस विचार को झटक दिया। फिर वह मुड़ी और यान काउंटी की ओर तेजी से बढ़ चली। उसके पीछे लेई वेंडे हवा में लटका हुआ बेबस की तरह उसी दिशा में तैरता चला जा रहा था। जब वीर प्रताप उस जगह पहुंचा जहां मु युनशी और लेई वेंडे अभी थे, तो हवा में स्वर्गीय आध्यात्मिक शक्ति के बचे हुए निशान को महसूस कर वह तुरंत समझ गया। उसने यान काउंटी की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। जैसा सम्राट वैसी ही उनकी सहेलियां भी। शायद जल्द ही एक और करीबी साथी बढ़ने वाली है। वीर प्रताप ने सोचा था कि पिछले 10-12 दिनों के जमा हुए शासन कार्य निपटा लेगा, लेकिन 7 रत्नों वाली साम्राज्यिक गोली खाते ही उसके पूरे शरीर में आध्यात्मिक शक्ति उबलने लगी। अब राजनीति का कोई मन नहीं रहा। फिर तो वह शाही अध्ययन कक्ष में पूरा दिन ध्यानमग्न रहा। रात गहरा जाने पर ही वह बादलों वाले महल में लौटा। जब वीर प्रताप बादलों वाले महल में पहुंचा तो चु यूचिन और बाकी रानियां रात का भोजन पहले से तैयार कर चुकी थीं। विशाल भोजन कक्ष में भरे पड़े स्वादिष्ट व्यंजनों को देखकर वह क्षण भर रुक गया। बहुत दिनों बाद आज फिर से अपनी रानियों के साथ इस तरह एक साथ बैठकर खाने का मौका मिला था। जब से अलग अलग थालियों में खाना शुरू हुआ था, तब से परिवार के भोज में भी हर कोई अपनी जगह और अपनी थाली पर बैठता था। उस पल वीर प्रताप ने कक्ष में बैठी तीनों स्त्रियों को देखा। मु जिजुवान, चु यूचिन और येव नान्यान सभी मौजूद थीं। बच्चों को जन्म देने के बाद इन तीनों का स्वभाव और भी गंभीर, सुशील और रानियों वाला बन गया था। उनके शरीर भी अब पहले से ज्यादा भरावदार हो गए थे। जहां मोटापा होना चाहिए था वहां था, और जहां पतलापन चाहिए था वहां था। हरा महल वस्त्र पहने चु यूचिन उठकर वीर प्रताप के पास आए और कोमल स्वर में बोली, चेन, भोजन तैयार है, पहले खा लो। 2 बच्चों की मां बन चुकी चु यूचिन अब पहले से भी ज्यादा नर्म और संयत हो गई थी। उसकी आवाज में ममता और प्यार झलकता था। सामने खड़ी इस खूबसूरत स्त्री को देखते ही वीर प्रताप के शरीर में अभी तक पूरी तरह अवशोषित न हुई आध्यात्मिक शक्ति बेचैन हो उठी और पूरे शरीर में दौड़ने लगी। अगले ही पल वीर प्रताप ने बिना कुछ सोचे समझे चु यूचिन को अपनी बाहों में खींच लिया। चु यूचिन चौंक गई और अपना संतुलन खो बैठी। आह! जब तक चु यूचिन होश संभाल पाती, उसके होंठ पहले ही वीर प्रताप के अधीन हो चुके थे। कक्ष में खड़ी मु जिजुवान और येव नान्यान ये दृश्य देखकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। लगता था आज रात का भोजन काफी देर से होगा। चु यूचिन खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि उसे महसूस हुआ वीर प्रताप का हाथ उसके महल वस्त्र के अंदर सरक गया है। उसके मन में हल्की सी लाचारी छा गई। इस शैतान के वश में आने के बाद से वह और भी बेसब्र हो गया है। चु यूचिन के पास अब और कोई चारा नहीं था। वह वीर प्रताप को मनमाने ढंग से करने देती रही। वह उसे चूमता हुआ, उसके नर्म शरीर को बाहों में भरता हुआ धीरे धीरे पलंग की ओर ले जाता रहा। पलंग तक पहुंचते पहुंचते चु यूचिन भी माहौल में आ चुकी थी। वीर प्रताप ने उसे धीरे से लिटा दिया। उस समय उसकी आंखों में कामुक धुंध छा गई थी। वह अभी होश में भी नहीं आई थी कि एक फटने की आवाज आए। अचानक ठंडक महसूस होते ही चु यूचिन ने वीर प्रताप को शर्म और गुस्से भरी नजर से देखा। ये शैतान सचमुच एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता। चु यूचिन कुछ कह पाती, इससे पहले ही वीर प्रताप झुक गया और उसके साथ घनिष्ठता बढ़ाने लगा। चु यूचिन के साथ घनिष्ठता बनाते समय वीर प्रताप के शरीर में बची हुई आध्यात्मिक शक्ति उसकी ओर बहने लगी। दोनों के शरीरों के बीच एक चक्र बन गया, जिससे उसे बहुत राहत मिली। अपने शरीर के अंदर आध्यात्मिक शक्ति के बहाव को महसूस कर चु यूचिन ने तुरंत समझ लिया कि यह सुनहरा मौका है। उसने अपनी रहस्यमय स्त्री मुद्रा तुरंत चलानी शुरू कर दी। पलंग पर दोनों को इस अवस्था में देखकर मु जिजुवान और येव नान्यान अब और दूर नहीं खड़ी रहीं। वे दोनों भी तेजी से उनके पास आ गईं। रात बहुत गहरा जाने पर वीर प्रताप के शरीर के अंदर की आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी। पूरी राजधानी महल में आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें फैल गईं। अपने अंदर के आध्यात्मिक सागर को 10 गुना से भी ज्यादा फैला हुआ महसूस कर वीर प्रताप समझ गया कि उसकी शक्ति सृष्टि क्षेत्र में पहुंच चुकी है। उस पल वीर प्रताप को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।
सिर्फ एक 7 रत्नों वाली साम्राज्यिक गोली ने उसे स्वर्गीय मानव क्षेत्र से सीधे सृष्टि क्षेत्र तक पहुंचा दिया। सचमुच अद्भुत गोली थी। होश में आने पर वीर प्रताप ने सामने खड़ी तीनों स्त्रियों को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, प्रिय रानियों, तुम सबने बहुत मेहनत की। अगर ये तीनों अपनी रहस्यमयी स्त्री मुद्रा से उसकी बची हुई आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने में मदद न करती तो शायद उसे सृष्टि क्षेत्र तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता। बेशक इससे इन तीनों को भी बहुत लाभ हुआ था। ठीक उसी पल चुयुचिन के शरीर से सफेद प्रकाश निकलने लगा। सब कुछ समझ पाते इससे पहले ही उसके शरीर से एक भारी आध्यात्मिक दबाव बाहर निकला। चुयुचिन ने तुरंत उस दबाव को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही क्षण बादलों वाले महल की सारी वस्तुएं हवा में उठने लगीं। चुयुचिन से निकल रहे आध्यात्मिक दबाव को महसूस कर वीर प्रताप क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। ये तो स्वर्गीय योद्धा का विशेष दबाव है। ये कैसे संभव है? इस दुनिया में स्वर्गीय योद्धा बनने के लिए तो स्वर्गीय परीक्षा से गुजरना पड़ता है। फिर चुयुचिन अचानक स्वर्गीय योद्धा कैसे बन गई? या फिर चुयुचिन ने पहले ही स्वर्गीय नियमों की परीक्षा पूरी कर ली है? उसी समय चुयुचिन ने खुद को संभाला। उसने चारों ओर भौचक की नजरों से देखा और नीचे दबे वीर प्रताप को देखकर उलझन भरे स्वर में पूछा, चेन चेन, क्या मैं स्वर्गीय योद्धा क्षेत्र में पहुंच गई हूं? दूसरों की बात छोड़ो, खुद चुयुचिन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने वीर प्रताप से कई बार सुना था कि स्वर्गीय योद्धा बनने के लिए स्वर्गीय नियमों की परीक्षा देनी पड़ती है, यानी साधना जगत की भाषा में एकता। चुयुचिन को तो ये भी नहीं पता था कि उसकी परीक्षा क्या है, फिर भी वह सीधे स्वर्गीय योद्धा क्षेत्र में पहुंच गई। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ, लेकिन चुयुचिन के लिए यह अच्छी खबर थी। थोड़ी देर स्तब्ध रहने के बाद वीर प्रताप के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने हाथ उठाकर चुयुचिन के गाल को प्यार से सहलाया और बोला, चु रानी, ये बहुत अच्छी बात है। अब से हमारे बड़े परिवार में एक और स्वर्गीय योद्धा जुड़ गया है। अब मैं बाहर जाने पर और भी निश्चिंत रहूंगा। वीर प्रताप की बात सुनकर चुयुचिन के मन में अपार खुशी छा गई। उसे हमेशा लगता था कि वह वीर प्रताप की कोई खास मदद नहीं कर पाती, खासकर यान काउंटी आने के बाद। हालांकि उसने वीर प्रताप को 2 बच्चे दिए थे, फिर भी उसे लगता था कि वह उसकी नज़र में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब जब वह खुद भी स्वर्गीय योद्धा की शक्ति प्राप्त कर चुकी है, तो आखिरकार उसे वीर प्रताप की रक्षा करने का हक मिल गया। बगल में खड़ी मु जिजुवान और येव नानयान चुयुचिन की बात सुनकर बहुत ईर्ष्या कर रही थी, खासकर येव नानयान। येव नानयान पहले से ही गुरु स्तर की थी, लेकिन अभी तक एकता क्षेत्र में नहीं पहुंची थी। पहले चुयुचिन का क्षेत्र उससे मिलता जुलता था, लेकिन अब चुयुचिन एक झटके में स्वर्गीय योद्धा बन गई। ये बात कैसे ईर्ष्या न दिलाए। इसी समय वीर प्रताप बोला, चु रानी, तुम अभी अभी स्वर्गीय योद्धा बनी हो। जल्दी से अपने शरीर की आध्यात्मिक शक्ति को स्थिर कर लो। इतना कहकर वीर प्रताप धीरे से उठ खड़ा हुआ। चुयुचिन शर्म से लाल हो गई और बोली, ठीक है, ठीक है। चुयुचिन उठकर ध्यान लगाने लगी। इसे देखकर मु जिजुवान और येव नानयान ने सोचा कि आज रात का सिलसिला यहीं खत्म हो गया। लेकिन वीर प्रताप ने अचानक सिर घुमाकर दोनों की ओर देखा, मुस्कुराया और बोला, प्रिय रानियों, चु रानी तो स्वर्गीय योद्धा बन गई। अब तुम दोनों को भी मेहनत करनी होगी। चलो जारी रखते हैं। दोनों स्त्रियां कुछ जवाब दे पाती, इससे पहले ही वीर प्रताप येव नानयान के सामने झुक गया। इधर यूनरोग महल में युन शियान ध्यान में बैठी थी। राजमहल की आध्यात्मिक ऊर्जा में हो रहे उतार चढ़ाव को महसूस कर उसकी आंखें अचानक खुल गईं। उसने बादलों वाले महल की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाई, किसी ने सीधे स्वर्गीय योद्धा क्षेत्र में छलांग लगा दी। लगता है रोक टोक सचमुच अब टूटने वाली है। जैसे ही रोक टोक हटेगी और इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, तब इस दुनिया के एकता क्षेत्र के साधकों के लिए स्वर्गीय योद्धा बनना बहुत आसान हो जाएगा। उन्हें कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही उनका क्षेत्र एक निश्चित स्तर पर पहुंचेगा, वे सीधे टूट जाएंगे। इस दुनिया के लिए चुयुचिन का सीधे स्वर्गीय योद्धा बन जाना अच्छा संकेत नहीं था। इसका मतलब था कि मिस्ट्री वर्ल्ड की रोक टोक अब ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी और दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा फिर से बहाल होने वाली है। चुयुचिन जब अपने शरीर की आध्यात्मिक शक्ति को स्थिर करने के लिए ध्यान लगा रही थी, तब वीर प्रताप आसपास हो रही आवाजों और हलचल से बिल्कुल बेपरवाह नजर आ रहा था। उसी समय बादलों वाले महल के द्वार पर एक दासी की आवाज गूंजी, सम्राट, सम्माननीय यूनरोग महल में आपकी उपस्थिति चाहती हैं। दासी की आवाज सुनकर वीर प्रताप क्षण भर के लिए रुक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि युन शियान इतनी जल्दी फिर से उसे बुलाएगी, खासकर जब उसने उसके साथ पिछले 10 दिनों से ज्यादा समय बिताया था।
वीर प्रताप ने जो कुछ कर रहा था उसे रोक दिया और यव नानयान के जैद जैसे गाल को प्यार से सहलाया। उसके पसीने से भीगे बालों को धीरे से हटाया। दासी ने उत्तर दिया, सम्माननीय यून ने कहा है कि बात मिस्ट्री वर्ल्ड से संबंधित है। वीर प्रताप ने सोचा, अगर बात मिस्ट्री वर्ल्ड की है तो चलकर देखना चाहिए। उसने तुरंत कहा, उन्हें जाकर बता दो कि मैं शीघ्र ही आ रहा हूं। बात पूरी होते ही वीर प्रताप ने झुककर यव नानयान के लाल होठों को अपने होठों से ढक लिया और फिर से उनके साथ स्नेह बढ़ाने लगा। जब युन शियान को दासी ने लौटकर सारी बात बताई तो उसने ठंडी सांस भरकर नाक से आवाज निकाली। राजमहल में हो रही हर हलचल को वह महसूस कर सकती थी, इसलिए उसे अच्छी तरह पता था कि इस समय वीर प्रताप क्या कर रहा है। यह बागी शिष्य मिस्ट्री वर्ल्ड के आक्रमणकारियों से भी नहीं घबराता, बल्कि अपनी रानियों की गोद में रस लेने में मस्त है। युन शियान ने ज्यादा नहीं सोचा और फिर से ध्यान में लीन हो गई। उसे लगा कि यह बागी शिष्य भी जानता होगा कि दुनिया की दीवार जल्द ही टूटने वाली है और उसके पीछे की शक्तियां पहले से तैयार हैं, इसलिए वह इतना निश्चिंत है। आखिरकार दीवार टूटने पर उसका राज्य तो हमला नहीं झेलेगा। युन शियान ने मन शांत करके ध्यान जारी रखा। लगभग एक घड़ी बाद युन शियान की आंखें अचानक खुल गईं। अगले ही पल वीर प्रताप उसके पलंग पर प्रकट हो गया और उसने अपना हाथ उसके जांघ पर रख दिया। गुरुमा, सुना है आपने शिष्य से कोई महत्वपूर्ण बात करनी है। युन शियान ने अपनी पतली भौहें सिकुड़ी और ठंडे स्वर में बोली, तुम्हें मिस्ट्री वर्ल्ड के आक्रमणकारियों से जरा भी भय नहीं दिखता। वीर प्रताप की देह से आती सुगंध सूंघकर युन शियान को सारा शरीर अजीब सा लगने लगा। उसने कहा, अगली बार जब मेरे पास आओ तो पहले स्नान कर लेना। मुझे दूसरी स्त्रियों की गंध बर्दाश्त नहीं होती। वीर प्रताप ने युन शियान की बैंगनी आंखों में गहरी नजर डाली और शरारती मुस्कान के साथ पूछा, गुरुमा, क्या आप जल रही हैं? युन शियान ने बेपरवाही से कहा, मैं तुमसे ऐसी बातें नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूं कि मिस्ट्री वर्ल्ड की दीवार शायद 20 साल भी नहीं टिक पाएगी। युन शियान की बात सुनकर वीर प्रताप चौंक गया। उसके चेहरे पर उभरी हैरानी देखकर युन शियान हंस पड़ी, तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम्हें इसकी खबर नहीं थी। वीर प्रताप ने सीधे पूछा, शिष्य को सच में कुछ पता नहीं था? गुरुमा, आपने ये निष्कर्ष कैसे निकाला? युन शियान बोली, तुम अभी बादलों वाले महल में अपनी रानियों के साथ मस्त थे, इसलिए तुम्हें पता होगा कि अभी अभी किसी ने स्वर्गीय योद्धा क्षेत्र में छलांग लगा दी है। वीर प्रताप ने हाँ में सिर हिलाया। बेशक उसे पता था, क्योंकि चुयुचिन ने उसी के नीचे रहते हुए स्वर्गीय योद्धा क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। युन शियान आगे बोली, इस दुनिया में स्वर्गीय योद्धा बनने के लिए परीक्षा देने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है। इतने सारे स्वर्गीय योद्धाओं को सहारा नहीं दे सकती, इसलिए इस दुनिया के स्वर्गीय नियमों ने स्वर्गीय योद्धाओं की संख्या पर रोक लगा रखी है। लेकिन अब मिस्ट्री वर्ल्ड की दीवार टूटने वाली है और इस दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा फिर से जागने लगी है। भविष्य में इस दुनिया के एकता क्षेत्र के साधकों को कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। जैसे ही उनकी शक्ति एक निश्चित स्तर पर पहुंचेगी, वे सीधे स्वर्गीय योद्धा बन जाएंगे। अब जब किसी ने सीधे स्वर्गीय योद्धा क्षेत्र प्राप्त कर लिया है, तो इसका मतलब है कि मिस्ट्री वर्ल्ड की दीवार कमजोर हो रही है और इस दुनिया में कहीं आध्यात्मिक ऊर्जा का भरपूर प्रवाह शुरू हो गया है, जिससे स्वर्गीय नियमों ने रोक हटानी शुरू कर दी है। युन शियान की व्याख्या सुनकर वीर प्रताप चुप हो गया। अभी कुछ देर पहले वह चुयुचिन के स्वर्गीय योद्धा बनने पर खुश हो रहा था, और अब पता चल रहा है कि यह मिस्ट्री वर्ल्ड की रोक टोक हटने का संकेत है। युन शियान आगे बोली, सम्माननीय ने कुछ समय पहले देखा था कि मिस्ट्री वर्ल्ड की रोक टोक 20 साल में टूटेगी, लेकिन ये तब था जब कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हो। मिस्ट्री वर्ल्ड की वे शक्तियां जो इस दुनिया में घुसना चाहती हैं, वे हर हाल में रोक टोक को जल्दी खत्म करने का रास्ता ढूंढ लेंगी। इसलिए अब ये 20 साल तक नहीं टिक पाएगी। वीर प्रताप ने पूछा, गुरुमा, क्या आप देख सकती हैं कि मिस्ट्री वर्ल्ड की रोक टोक अब कितने साल और टिक पाएगी? युन शियान ने बेपरवाही से कहा, पहले अपना हाथ हटाओ। यह बागी शिष्य का हाथ अभी भी उसकी जैद जैसी जांघ पर घूम रहा था, जिससे उसे रोक टोक की स्थिति देखने में दिक्कत हो रही थी। वीर प्रताप ने शर्माते हुए मुस्कुराकर कहा, गुरुमा, हम पति पत्नी की तरह एक हो चुके हैं, थोड़ा छू लेने में क्या हर्ज है? युन शियान ने ठंडे स्वर में कहा, अगर रोक टोक कब टूटेगी यह जानना है तो हाथ हटाओ। ठीक है। वीर प्रताप ने तुरंत हाथ उठा लिया। आखिरकार यह अप्सरा अब उसकी स्त्री है, इस पल की क्या जल्दी है? जैसे ही वीर प्रताप ने हाथ हटाया, युन शियान ने फिर से आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसके शरीर से ठंडी हवा की लहरें उठने लगीं। फिर उसके शरीर पर उसकी ही जैसी एक आध्यात्मिक छाया प्रकट हो गई।
ये छाया देखकर वीर प्रताप के मन में ख्याल आया कि गुरुमा ने उसे असली बातें सिखाई ही नहीं है। लगभग 15 मिनट बाद युन शियान ने आंखें खोली। वीर प्रताप ने तुरंत पूछा, गुरुमा क्या हुआ? युन शियान ने उत्तर दिया, सम्माननीय की जांच के अनुसार मिस्ट्री वर्ल्ड की रोक-टोक 5 साल के अंदर पूरी तरह गायब हो जाएगी। ब्लैक ड्रैगन देश के पुराने क्षेत्र में पहले से ही आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बड़ा क्षेत्र जाग चुका है। सम्माननीय को भी ब्लैक ड्रैगन शहर जाना चाहिए। युन शियान का मूल इरादा ब्लैक ड्रैगन शहर जाकर वीर प्रताप इस बागी शिष्य की मदद करना था और लिंगहू संप्रदाय के शिष्यों से कुछ आध्यात्मिक पत्थर भी ले लेना था। लेकिन फिर इस बागी शिष्य ने उसे 10 दिनों से ज्यादा समय तक अपने साथ रखा। अब लिंगहू संप्रदाय के शिष्यों से पत्थर छीनने की जरूरत नहीं रही। ब्लैक ड्रैगन शहर में आध्यात्मिक ऊर्जा जाग चुकी है, वहां जाकर उसकी साधना की गति बहुत तेज हो जाएगी। जब ऊर्जा भरपूर हो तो उन आध्यात्मिक पत्थरों की उसे अब ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। युन शियान की बात सुनकर वीर प्रताप स्तब्ध रह गया। युन शियान जा रही है? यह नहीं हो सकता। उसने तुरंत कहा, गुरुमा आपने वादा किया था कि फिलहाल मेरे पास रहेंगी। युन शियान ने बिना किसी भाव के कहा, सम्माननीय ने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं तुम्हारी स्त्री बन सकती हूँ। क्या तुम सम्माननीय की आजादी छीनना चाहते हो और मुझे अपने खेलने की चीज बनाकर कैद करना चाहते हो? वीर प्रताप कुछ कहने ही वाला था कि युन शियान आगे बोली, अगर तुम्हें डर है कि सम्माननीय भाग जाएगी तो तुम भी सम्माननीय के साथ ब्लैक ड्रैगन शहर चल सकते हो। इतना कहते हुए युन शियान को अचानक कुछ याद आ गया और वह बोली, अब जब तुम सृष्टि क्षेत्र में पहुंच चुके हो तो सम्माननीय तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। तुम्हारे सामने से भागना उसके बस की बात नहीं है। जब वीर प्रताप अभी प्रकट हुआ था तब युन शियान ने उसके शरीर से निकल रहे दबाव को महसूस कर लिया था। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस निचली दुनिया में ये शिष्य इतनी तेजी से कैसे इतनी शक्ति प्राप्त कर लेता है, लेकिन वीर प्रताप के पीछे छिपी शक्तियों को देखते हुए युन शियान ने ज्यादा सोचना छोड़ दिया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसके नए एपिसोड जल्दी देखना चाहते हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ भी लिख दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे।